स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक्ट 3 सीन 2। इसमें हम लोग देखेंगे वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट के साथ, जिसमें पोर्शिया कुछ कह रही है। किससे कह रही है? बेसिनियो से कह रही है। ये दृश्य कहाँ होता है? एक कमरे में होता है पोर्शिया के घर में। एंड येट अ मैडन हैथ नो टंग, और फिर एक लड़की सिवाय सोचने के बट थॉट, सिवाय सोचने के कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कह सकती। आई वुड डिटेन यू हियर फॉर सम मंथ और टू बिफोर यू वेंचर फॉर मी आई कुड टीच यू। मेरे लिए इस जोखिम को उठाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ 1 या 2 महीने के लिए रोकना चाहती थी। मैं तुम्हें सिखा सकती थी कि तुम सही चुनाव कैसे करो, हाउ टू चूज राइट, बट देन आई एम फॉर्स ऑन। लेकिन तब मैं झूठी कसम खाने की दोषी हो जाऊंगी। सो विल आई नेवर बी, सो मे यू मिस मी। इसलिए मैं कभी नहीं कह सकूंगी और इसलिए तुम मुझे गवा सकते हो। बट इफ यू डू कि यू विल मेक मी विश अ सिन। लेकिन यदि तुम चाहो तो तुम मुझसे एक पाप करने के लिए कह सकते हो। बट इफ़ यू डू यू विल मेक मी विश अ सिन। तुम चाहो तो मुझे एक पाप करने के लिए कह सकते हो। दैट आई हैड बीन फोर्स ऑन, कि मैंने झूठी कसम खाई थी। बी फ्री योर आइज, बलाएं लगे तुम्हारी आंखों को। दे हैव ओवरलुक्ड मी एंड डिवाइडेड मी, इन्होंने मुझे घूर कर 2 टुकड़ों में बांट दिया है। ये मोहब्बत में कह रही है उससे कि तुम्हारी आंखों ने मुझे 2 टुकड़ों में बांट दिया है। 1 half ऑफ मी इज़ योर्स, द अदर हाफ योर्स। क्या कह रहा है कि एक टुकड़ा तुम्हारा हो गया है और दूसरा मेरे पास है। मतलब 2 टुकड़ों में तुमने मुझे बांट दिया है। क्या ये मोहब्बत है? वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस? सवाल यही है कि ये दृश्य कहाँ घटित होता है। वॉट इज़ मीन बाई द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट? और जो पहला लाइन है ना, उसका मतलब क्या है? दिस सीन, जैसा कि मैंने पहले बताया, टेक्स प्लेस इन अ रूम इन पोर्शियाज हाउस एट बेलमोंट। कहाँ पे ये दृश्य हुआ? बेलमोंट में पोर्शिया के घर के एक कमरे में ये दृश्य होता है। द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू पोर्शिया मैडनली मॉडेस्टी, अकॉर्डिंग टू विच शी हैज़ नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू थिंक दो शी मे नॉट एक्सप्रेस हर थॉट्स। पहली जो पंक्ति है उसमें पोर्शिया क्या कर रही है? अपनी विनम्रता को रेफर कर रही है, दिखा रही है, जिसके हिसाब से उसके पास सोचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। भले ही वो अपने विचार जो है, और वो जो है कि दो शी मे नॉट एक्सप्रेस हर थॉट, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, लेकिन जो है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं बची हुई है। पोर्शिया सेज इनफ टू कन्वे टू बेसिनियो दैट शी लव्ड हिम। और ये सारी बातें जो वो कहती है उसमें क्या बताना चाह रही है? वो यह सब बताना चाहती है कि वो उससे प्यार करती है। शी इज़ डाउटफुल वेदर बेसिनियो हैज़ अंडरस्टूड वॉट शी हैज़ सेड एंड वॉन्टेड टू एक्सप्लेन फर्दर। उसको ना डाउट होता है, संदेह होता है कि बेसिनियो से उसने जो कहा है वह समझ गया कि नहीं समझ गया, है ना। और वो चाहती है कि थोड़ा सा आगे और समझा दें। बट देन शी इज़ टेकन ओवर बाई हर मैडनली मॉडेस्टी। लेकिन फिर उसकी पहली शालीनता जो है उसको अपने वश में कर लेती है। वो जो है ना अपनी मोहब्बत का लगती है इजहार करने, इशारों में उसको सब कुछ बता देती है। वॉट रीज़न डज पोर्शिया गिव एट द एंड ऑफ हर स्पीच फॉर स्पीकिंग सो लॉन्ग? अच्छी खासी बात बोलती है वो उसको। तो पोर्शिया जो है जब भाषण दे रही है तो उसके अंत में इतनी देर तक बोलने का क्या कारण बताती है कि मैंने इतना लंबा स्पीच क्यों दिया। What does this show about her feeling toward बेसिनियो? और ये जो उसने इतना लंबा भाषण दिया, ये क्या फीलिंग दिखाता है उसकी बेसिनियो के प्रति? क्या भावनाएं हैं उसकी? At the end of her speech, Portia said that she spoke at length to stretch the time and delay the fullest extent Bassanio's act of choosing the casket. क्या बता रही है? अपने भाषण के अंत में पोर्शिया कहती है कि वो समय बढ़ाने के लिए
और बेसिनियो के ताबूत चुनने के कार्य में पूरी तरह से देरी करने के लिए लंबी बात करती है ताकि उसको क्या हो, देरी हो। दिस शोज दैट शी हैज़ अ फीलिंग ऑफ लव फॉर बेसिनियो एंड डज नॉट वांट टू लूज हिम सून। और इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि उसके मन में बेसिनियो के लिए प्रेम है, प्यार की भावना है और वो उसको इतनी जल्दी खोना नहीं चाहती। इन हर स्पीच she repeats her wish to make him stay in Belmont for a month or two before he hazards the choice of the casket। और होता क्या है, अपना जो वो भाषण देती है वह ताबूत की पसंद को खतरे में डालने के पहले उसे या 1-2 महीने के लिए बेलमोंट में रहने की इच्छा दोहराती है कि इससे पहले कि वो जो है खतरा मोल ले संदूक को चूज़ करने का, उससे पहले वो चाहती है कि 1-2 महीने वो वहाँ पे रहे, वो नहीं चाहती कि वो दूर जाए। Why can't Portia teach Bassanio to choose the correct casket? अब यहाँ पे सवाल है भाई, मोहब्बत करती हो तो क्यों नहीं उसकी मदद कर रही हो? तो पोर्शिया बेसिनियो को सही ताबूत चुनना में क्यों नहीं मदद करती है, क्यों नहीं सिखा सकती है? सिखाना, टीच मतलब मदद नहीं, यहाँ पे सिखाना। इफ बेसिनियो वेयर टू मेक एन इनकरेक्ट चॉइस व्हाट वुड बेसिनियो डू? यदि बेसिनियो गलत चुनाव करता तो बेसिनियो क्या करता? अगर मान लो गलत संदूक चुन लिया उसने, जबकि पूरा माल लगा के आया है भाई, 3000 ड्यूकेट लेके आया, सारा उधार पे, जहाज भी उधर पूरा डूब चुका है एंटोनियो का। पोर्शिया कैन नॉट टीच बेसिनियो टू चूज द करेक्ट कैस्केट एज शी हैज प्रॉमिस्ड हर फादर नॉट टू रिवील द सीक्रेट ऑफ कैस्केट टू एनीवन। पोर्शिया बेसिनियो को सही ताबूत क्यों नहीं चुनना सिखा सकती? क्योंकि उसने अपने पिता से क्या किया है, वादा किया है। प्रॉमिस्ड मतलब वादा, कि वो उजागर नहीं करेगी, है ना, जो रहस्य है उसको, सीक्रेट रहस्य है उसको उजागर नहीं करेगी किसी को भी, एनीवन। शी वुड नेवर ब्रेक हर प्लेस्ड वर्ड, वह अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगी, प्लेज मतलब वचन। इफ बेसिनियो वेयर टू मेक एन इनकरेक्ट चॉइस ही वुड लूज पोर्शिया एंड पोर्शिया वुड हैव, यहाँ स्पेस दे देना, पोर्शिया वुड हैव विश्ड दैट शी वुड हैव ब्रोकन हर प्रॉमिस। यदि बेसिनियो गलत चुनाव करता तो वह पोर्शिया को खो देता और पोर्शिया चाहती कि वह उसे अपना वादा उसको तोड़ देना चाहिए। ठीक है, बेचारी क्या ही करती अगर गलत चुनाव कर लेता तो। गिव द मीनिंग ऑफ, अर्थ बताना है। बिश्रियू योर आइज, दे हैव ओवरलुक्ड मी एंड डिवाइडेड मी। आय हाय हाय, टुकड़े टुकड़े करती हैं ना लड़कियां दिल के, यहाँ लड़की के दिल के टुकड़े नहीं, शरीर के टुकड़े हो गए हैं, देखो कैसे। द गिवन लाइन मीन, क्या मतलब है? मे योर आइज बी कन्फाउंडेड, आपकी आंखें जो है चकरा जाएं। दे हैव कास्ट ए स्पेल ऑन मी एंड डिवाइडेड मी, उन्होंने ना, आपकी आंखों ने मुझ पर जादू कर दिया है और मुझे विभाजित कर दिया है, बांट दिया है। पोर्शिया सेज दैट बेसिनियोज आइज हैव कास्ट ए स्पेल ऑन हर एंड डिवाइडेड हर फॉर शी नो लॉन्गर सीम्स टू बी हर सेल्फ। पोर्शिया कह रही है कि बेसिनियो की नज़रों ने उस पर ऐसा जादू कर दिया है और उसे डिवाइड कर दिया है कि उसका आधा हिस्सा वो जो है कि अब जो है मतलब अपनी नहीं रही, है ना, खुद की नहीं रही। अब मैं नहीं हूँ, तुम हो गई हूँ, वैसा वाला शायरी। शी सेज दैट हाफ ऑफ हर बिलोंग्स टू हिम एंड द अदर हाफ टू हर, वह कहती है कि उसका आधा हिस्सा उसका है और आधा बेसिनियो का। इवन इफ द लेटर हाफ इज हर्स, यदि जो आधा हिस्सा है बात का वो उसका होगा, इट वुड स्टिल बी हिज, तो भी वो उसका आधा रहेगा। सो शी इज इंटायरली हिज, कि अब तो मैं पूर्ण रूप से तुम्हारी हो चुकी हूँ। वॉट लाइट डज द एक्सट्रैक्ट थ्रो ऑन द कैरेक्टर ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया के चरित्र के ऊपर क्या प्रकाश डालता है ये जो एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है। वॉट फीलिंग डज शी हैव फॉर बेसिनियो इन दिस सीन, क्या भावनाएं हैं उसकी बेसिनियो के लिए इस दृश्य में, ये तो प्यार ही प्यार भरा है। द एक्सट्रैक्ट शोज दैट एज अ लवर पोर्शिया लव्स बेसिनियो एंड डज नॉट वांट टू लूज हिम एंड वांट्स टू डिटेन हिम विथ हर फॉर अ मंथ और टू। क्या चाहती है?
उद्धरण से पता चलता है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, कि एक प्रेमी की तरह पोर्शिया बेसिनियो से प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती, लूज नहीं करना चाहती है, और क्या चाहती है कि 1 या 2 महीने के लिए उसे अपना साथ रखना चाहती है। ऑल्सो शी वॉन्ट्स टू ट्रेन हिम हाउ टू चूज द राइट कैस्केट, और वो चाहती है कि उसको ट्रेन करे, प्रशिक्षण दे सही ताबूत चुनने के लिए। She says Bassanio that Bassanio's eyes have bewitched her and divided her. वह कहती है कि बेसिनियो की आंखों ने उसे मोहित कर लिया है, और साथ ही साथ मोहित करने के साथ साथ क्या किया है, विभाजित कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। She affirms that she is completely his. वह पुष्टि करती है, अफर्म करती है कि हाँ भाई, मैं श्योर करती हूँ कि मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। But as a dutiful daughter, she will never guide Bassanio to choose the right casket, as it would break her promise to her father. लेकिन एक कर्तव्यवान बेटी होने के रूप में वह कभी भी बेसिनियो को सही ताबूत चुनने के मार्गदर्शन नहीं करेगी, उसको बताएगी नहीं कि कैसे सही ताबूत चुनना है, क्योंकि ऐसा करने में वो अपने पिता से किया हुआ वादा तोड़ देगी, और वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, पोर्शिया कह रही है, पोर्शिया फिर से कह रही है, क्या कह रही है, लेट म्यूजिक साउंड वाइल ही डॉथ मेक हिज चॉइस। कह रही है कि उस दौरान जब वो अपना चुनाव कर रहा होगा तब संगीत का चलना शुरू कर देना। देन इफ ही लूज ही मेक्स अ स्वैन लाइक एंड। तो यानी कि अगर वो हारेगा तो उसका अंत कैसा होगा, सम्मानजनक। फीडिंग इन म्यूजिक दैट द कंपैरिजन मे स्टैंड मोर प्रॉपर, माई आयल शैल बी द स्ट्रीम एंड वाटरी डेथ बेड फॉर हिम। और उसकी पराजय संगीत लहरियों में लुप्त हो जाएगी, फेड करेगी, किसमें, वो फेडिंग इन म्यूजिक, म्यूजिक में फेड करेगी, धुंधली होती जाएगी। और कह रहा है कि तुलना में यह ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उसकी हार से मेरी आँखों से क्या होगा, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, धारा बह निकलेगी, और जो उसके लिए जल समाधि बन जाएगी, डेथ बेड फॉर हिम। ही मे विन, लेकिन यदि वह जीतेगा, एंड वॉट इज म्यूजिक देन, तब क्या संगीत होगा, देन म्यूजिक इज इवन एज फ्लरिश व्हेन ट्रू सब्जेक्ट बो टू अ न्यू क्राउन्ड मोनार्क। तब कैसा संगीत होगा, संगीत ऐसा होगा जैसा कि सच्ची प्रजा प्रभावशाली तरीके से अपने नए राजा को चुनने के लिए बजाती है ना, भूपू वगैरह बजता है नए राजा पे के बनने पे, तो वैसा संगीत होगा। सच इट इज एज आर दोज ड्यूकल सेट साउंड्स इन ब्रेक ऑफ डे। और देखो यहाँ पे कह रहा है, यह संगीत ऐसा होगा जैसे दिन के अवकाश में, दिन है, दिन के वक्त में सुरीले मधुर सुखदाई संगीत का होता है, दैट क्रीप इनटू ड्रीमिंग ब्राइड ग्रूम्स ईयर एंड सम्मन हिम टू मैरिज। जो दुल्हन के ख्वाब देखते हुए दूल्हे के कानों में धीरे से जाता है और उसे शादी के लिए सम्मन करना यानी बुलावा देता है, क्रीप करता है उसके ख्वाबों में, वैसा संगीत। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ही मेक्स अ स्वैन लाइक एंड, what contemporary belief about swans is expressed in the extract। कह रहा है उसका अंत जो है हंस जैसा होगा, स्वैन जैसा होगा, इसका अर्थ बताना है। और इसमें कौन सा जो है ना, कॉन्टेम्परेरी यानी समकालीन जो मान्यता है उसको व्यक्त किया गया है इसमें। तो ये जो कॉन्टेम्परेरी समकालीन मान्यता है वो कौन सा है, It means if Bassanio were to die, that is to lose the love for Portia by choosing the wrong casket, then his end will be accompanied by the fading music like the swan that sings before it dies। इसका मतलब क्या है कि अगर बेसिनियो को मरना होगा, गलत ताबूत चुनकर पोर्शिया का प्यार अगर उस खोएगा, तो उसका अंत बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि मरता हुआ जो हंस है ना गाना गाता है, बिल्कुल उसी तरीके से उसका भी संगीत होगा, जो कि धुंधला होता जाता है उसकी मौत के साथ साथ। तो ये बताया गया। देयर वॉज अ कॉन्टेम्परेरी बिलीव दैट द स्वान
which is usually mute, sang a beautiful song just before its death. समकालीन मान्यता थी कि हंस, जो आमतौर पर मूक रहता है, वह अपने मृत्यु से ठीक पहले एक सुंदर गीत गाता था. द स्वैन सॉन्ग वॉज संग ओनली वंस. देखो म्यूट यूज हुआ है, हमेशा शांत रहता था, लेकिन मृत्यु से पहले क्या है, एक मधुर संगीत गाता था. तो यहाँ पे उसकी हार जो होगी, जो वो प्यार अपना हारेगा, तो वो भी बिल्कुल कैसा होगा, उसी स्वैन के सॉन्ग जैसा होगा. Why does Portia order music to be played while Bassanio makes the choice of casket? पोर्शिया क्या कहती है कि भाई संगीत बजते रहना चाहिए जब बेसिनियो ताबूत का चुनाव करेगा. To what does Portia compare the music should Bassanio choose correctly? और यहाँ पे पोर्शिया उस सॉन्ग की तुलना, संगीत की तुलना किससे करती है जब वो जो है कि सही विकल्प चुनेगा वो वाले म्यूजिक की. Portia calls for music first of all to calm the excitement in her own heart and her tension when Bassanio is choosing the casket. दरअसल है क्या, जब बेसिनियो ताबूत चुन रहा होगा, पोर्शिया सबसे पहले अपने दिल की उत्तेजना और तनाव को शांत करने के लिए संगीत बजवाएगी, चूज करेगी. She further defends her action saying that if Bassanio fails, he will bid him his last farewell in the midst of music and thus will be like the swan that sings before it dies. और यहाँ पे वो ये भी कह रही है कि आगे अपने कार्रवाई का बचाव करते हुए क्या कह रही है कि यदि बेसिनियो असफल हो जाता है, अगर गलत चुनाव कर लेता है, तो वो संगीत के बीच में उसे क्या करेगी, अंतिम विदाई देगी. और इस तरह उस हंस की तरह विदाई होगा, वो म्यूज़िक फेड करेगा जैसे मरने से पहले हंस गाते हुए मरता है. If Bassanio succeed, the music will add to the festive atmosphere of the occasion, making everyone happy. और यहाँ पे अगर वो सही चुनाव कर देता है तो उत्सवी माहौल में चार चांद लग जाएगा, जिससे कि हर कोई खुश हो जाएगा. कैसा होगा, जैसे नए राजा को चुनने पे म्यूजिक बजता है, वैसा म्यूजिक बजाने की बात हुई थी. How could Portia's eyes be a watery deathbed for बेसिनियो? पोर्शिया की जो आंखें हैं बेसिनियो के लिए पानी भरी मृत्यु शया कैसे हो जाएंगी. वाटरी डेथ बेड है ना, कि ऐसा पानी जिसमें डूब के वो मरी जाए. पोर्शिया एक्सप्लेन द कंडीशन इफ बेसिनियो फेल्स टू चूज द राइट कैस्केट. पोर्शिया करती क्या है, यहाँ पे बताती है उस स्थिति के बारे में कि अगर वो फेल कर जाएगा सही संदूक चुनने में. In that case he will have a swan-like end. ऐसी स्थिति में उसका हंस जैसा अंत होगा, जो मरने से पहले बहुत बढ़िया संगीत गाता है. Making the comparison more explicit, और तुलना को और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए, explicit मतलब स्पष्ट करते हुए. Portia says that her eyes with tears will be Bassanio's watery grave as the river is the grave for drying song. वो पोर्शिया क्या कह रही है कि उसकी आंसुओं से भरी आंखें बेसिनियो की पानी वाली कब्र हो जाएंगी, जैसे उस हंस के लिए जो नदी होती है वो हंस के लिए कब्र हो जाती है, तो वैसे ही उसकी आंखें में जो पानी है वो क्या हो जाएगा, कब्र हो जाएगा बेसिनियो के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ वुड द म्यूजिक कॉल द ड्रीमिंग ब्राइडग्रूम टू हिज मैरिज. संगीत सपने देखने वाले दूल्हे को उसकी शादी में कैसे बुलाता है ना, सम्मन करता है. If Bassanio is successful in the choice of casket, then the music also represents the sweet notes of music that awakens the dreaming bridegroom on the morning of his marriage and tells him that his wedding day has come. बेसिनियो ताबूत का अगर सही चुनाव कर लेता है, सफल हो जाता है, तो संगीत कैसा होगा, उसके जो मधुर स्वर हैं ना, वो जो है कि उसका प्रतिनिधित्व करेंगे किसका, उस दूल्हे का, जो दूल्हा जो है सुबह जागता है अपनी शादी के दिन पे, और म्यूज़िक क्या करती है, उसको बताती है कि अरे भाई तुम्हारी शादी का
दिन आ गया है। अब देखो जिसके घर पे शादी होती है दरअसल होता क्या है, सवेरे से शहनाइयाँ वगैरह बजने लगती हैं, ढोल ताशे बजते रहते हैं, तो संगीत क्या करता है, उसको दिलाता है, याद दिलाता है, प्रतिनिधित्व करता है कि हाँ भाई तुम्हारी शादी का आज दिन है। तो वैसे ही इट रिफर टू एन ओल्ड इंग्लिश कस्टम ऑफ प्लेइंग म्यूजिक अंडर द विंडोज ऑफ द ब्राइड ग्रूम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द वेडिंग डे। अच्छा देखो यहाँ पे, ये तो मैं अपने यहाँ की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ शादी के दिन पे होता क्या है, सुबह दूल्हे की खिड़कियों के नीचे संगीत बजाने की पुरानी अंग्रेजी परंपरा है ना, कि दूल्हे की खिड़की के पास क्या किया जाएगा, म्यूजिक बजाया जाएगा, जिससे उसको पता चले अरे भैया उठ जाओ। इन वॉट वे डज पोर्शिया एक्ट एज अ रोमांटिक हीरोइन इन द सीन। पोर्शिया किस प्रकार दृश्य में रोमांटिक नायिका के रूप में अभिनय करती है। हाउ इज द थीम ऑफ लव वर्सेस वेल्थ डेवलप्ड इन दिस सीन। और इस दृश्य में प्रेम बनाम धन का विषय कैसे जो है कि डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। प्यार भी है और एक तरफ पैसा भी है। इन द गिवन सीन पोर्शिया एक्ट एज अ रोमांटिक हीरोइन। तो साफ साफ है कि दृश्य में पोर्शिया एक रोमांटिक नायिका की तरह काम करती है। हर मैडेनली मॉडेस्टी एंड ब्राइट विट इज सीन व्हेन शी डिटेन्स बेसिनियो अ लिटिल लॉन्गर वाइल मेकिंग हिज चॉइस। उसकी जो युवा अवस्था की विनम्रता और उज्जवल बुद्धि है तब दिखती है जब वह बेसिनियो को अपनी पसंद बनाते समय थोड़ी देर के लिए रोक लेती है। जब वो जो है कि वो चॉइस कर रहा होता है उस टाइम पे उसको थोड़ा देर रोक लेती है। शी अकम्प्लिसेस द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ रिवीलिंग टू बेसिनियो हर अफेक्शन फॉर हिम। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी जो युवा अवस्था विनम्रता है देखी जा रही है, वो रोकना चाहती है और वो क्या कर रही है, वो बेसिनियो के प्रति अपना जो है कि प्यार दिखा रही है। शी accomplishes द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ रिवीलिंग टू बेसिनियो हर अफेक्शन फॉर हिम। वो क्या कर रही है, वो बेसिनियो के प्रति अपना स्नेह प्रकट करने के लिए ये करती है। When बेसिनियो chooses correctly, she is happy and surrenders herself, her property and her servant to बेसिनियो। और जब बेसिनियो सही चुनाव करता है तो वह खुश होती है और खुद को, अपनी सारी संपत्ति को और अपने नौकरों को बेसिनियो को सौंप देती है। शी ऑल्सो ऑफर्स हिम अ रिंग एंड मेक्स हिम प्रॉमिस नेवर टू पार्ट विथ इट। वह उसे एक अंगूठी भी देती है और उससे वादा करती है कि वह इससे कभी अलग नहीं करेगी, कि कभी अलग नहीं करेगा। द थीम ऑफ लव वर्सेस wealth is developed in the scene by comparing the choice of casket made by Morocco and Aragon with that of Bassanio। मोरक्को और एरागोन द्वारा जो बनाए गए ताबूत की पसंद थी उसकी बेसिनियो के साथ तुलना करके दृश्य में प्रेम बनाम धन का विषय विकसित किया गया है। अब देखो मैटर क्या है कि मोरक्को और जो एरागोन है वे आर लेड इन देयर चॉइस बाय अपीयरेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मोरक्को और एरागोन क्या थे, सोने और चांदी की उपस्थिति थे, अपनी पसंद में आगे थे। ऑन द अदर हैंड बेसिनियो वॉज नॉट डिसीव्ड विथ आउटवर्ड अपीयरेंस। जबकि दूसरी तरफ बेसिनियो को बाहरी दिखावे से धोखा नहीं हुआ, जो ऊपर से गोल्ड सिल्वर दिख रहा था। देयरफॉर ही रिजेक्टेड द गॉडी गोल्ड एंड पेल सिल्वर एंड इंस्टेड चूज द अनअट्रैक्टिव मिएगर लेड। इसलिए उसने क्या किया, भड़कीले सोने और पेली चांदी के अस्वीकार कर दिया, मतलब उसको नज़रअंदाज कर दिया, हटा दिया, ठुकरा दिया, और इसके बजाय जो आकर्षित नहीं है, जो कि अनअट्रैक्टिव है, जो कि मतलब अट्रैक्टिव नहीं है, बेकार सा मिएगर, थोड़ा सा शीशा है, अल्प शीशा है मिएगर, उसको उसने चूज़ किया। बेसिनियो वॉज एबल टू मेक द राइट चॉइस एज हिज मोटिव वॉज लव रेदर देन वेल्थ। अब यहाँ पे ये भी है ना कि उसके दिल में प्यार भी था, धन तो एक अलग था, लेकिन उसको तो इशारा मिला था भाई इसका पोर्शिया का, तो इसके दिल में प्यार भी था। और देखो आखिर में प्यार की जीत हो ही जाती है। तो इसका जो है कि धन पाना मकसद नहीं था, बल्कि धन लगा के ये गया था उसका प्रेम पाने के लिए। थर्ड एक्सट्रैक्ट है, अगेन पोर्शिया कह रही है, पोर्शिया कह रही है कि नाउ ही गोस विथ नो लेस प्रेजेंस बट विथ मच
मोर लव। यानी कि अब वो बेसिनियो जो है जा रहा है और उसकी जो उपस्थिति वो कम नहीं है बल्कि बहुत अधिक प्रेम के साथ वो जा रहा है। दैन यंग एल्काइड्स या एल्साइड्स, ये जो है कि हरक्यूलिस का नाम है, दूसरा नाम है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा, ठीक है, वेयर ही डिड रिडीम द वर्जिन ट्रिब्यूट पेड बाई हॉलिंग ट्रॉय टू द सी मॉन्स्टर आई स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। और वो जो है कि ज़्यादा प्यार लेके जा रहा है अल्काइड्स की तुलना में। जब उसने ट्रॉय को चिल्ला कर समुद्री राक्षस को दी गई कुंवारी वो लड़की जो थी उसको श्रद्धांजलि के रूप में पे किया गया था, तो उसको छुड़ाया था और कहा था कि मैं बलिदान के लिए खड़ा हूँ। द रेस्ट अलूफ आर द डार्डेनियन वाइफ्स। और बाकी जो वहाँ पे थी ना बाकी सभी लोग क्या हैं वो डार्डेनियन उनको कहते हैं, जो कि प्राचीन ट्रॉय के निवासी थे। वो पत्नियां थीं विथ ब्लियर्ड विजेजेस कम फोर्थ टू व्यू द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट गो हरक्यूलिस। तो वो जो है कि वो पत्नियां धुंधली आंखों के साथ शोषण का जो मुद्दा था, वो जो ट्रिब्यूट पे हो रहा था, उसको देखने के लिए आगे आती हैं और क्या आवाज़ होती है कि गो हरक्यूलिस, आगे जाओ। और इसके बाद का बात था कि अगर तुम बचते हो तो मैं बचती हूँ, है ना। ये जो है कि जो उसको ट्रिब्यूट दिया गया था वो कहती है कि तुम बचते हो हरक्यूलिस तो मैं भी बचती हूँ। योग्यता की तुम्हारी इस लड़ाई में मैं बहुत बेचैनी के साथ तुमसे वे अधिक गौर से देखूंगी। इसके बाद का ये था, आप स्टोरी पढ़ना ज़रूर एक बार। हु इज़ एल्साइड्स या एल्काइड्स जो भी बोलो, व्हाट इज़ द वर्जिन ट्रिब्यूट, हाउ डिड एल्साइड्स सेव द वर्जिन ट्रिब्यूट। एल्साइड्स की जगह पे एल्काइड्स ही इसको पढ़ो, ऐसा कुछ नाम तो है नहीं, एल्काइड्स ही होगा। एल्काइड्स कौन है और यहाँ पे जो कुंवारी श्रद्धांजलि है वो क्या है, और कुंवारी श्रद्धांजलि को वर्जिन ट्रिब्यूट को एल्काइड्स ने कैसे बचाया। एल्काइड्स रेफर टू द यंग हरक्यूलिस। देखा ये किसका नाम है, जो युवा अवस्था में हरक्यूलिस था उसका नाम है सन ऑफ एल्केस। एल्केस का पुत्र था। इन ग्रीक माइथोलॉजी ही इज डिपिक्टेड एज स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस यूथ। और इसको जो है ग्रीक की पौराणिक कथाओं में एक मजबूत और साहसी युवा के रूप में दर्शाया गया है। वर्जिन ट्रिब्यूट रेफर्स टू हेसियोन द अनमैरिड डॉटर ऑफ द ट्रोजन किंग। और यहाँ पे जो वर्जिन ट्रिब्यूट कहा है मतलब ट्रोजन राजा की जो अविवाहित बेटी हेसियोन है उससे है, ठीक है, हेसियोन से। हेसियोन वॉज टाइड टू अ रॉक ऑन द सी शोर ऑफ ट्रॉय। हेसियोन जो है उसको चट्टान से बांध के नदी के किनारे, समुद्र के किनारे रख दिया जाता है, एक्सपेक्टिंग एवरी मोमेंट टू बी डेवर्ड बाय द सी मॉन्स्टर। यह उम्मीद करते हुए कि हर पल समुद्री राक्षस द्वारा किसी न किसी पल उसको आके निगल लिया जाएगा। हरक्यूलिस सेव्ड द वर्जिन ट्रिब्यूट बाय किलिंग द सी मॉन्स्टर एंड सेटिंग हर फ्री। करता क्या है हरक्यूलिस, समुद्री राक्षस को मारकर उसको मुक्त कराता है, उस वर्जिन ट्रिब्यूट यानी कि हेसियोन को। Here Portia compares her tension and suspense while Bassanio makes his choice of the casket to the anxiety of Hesione. हेसियोन जैसे बेचैन थी, कहती है हरक्यूलिस से कि हरक्यूलिस अगर तुम जीत गए, तुम बच गए तो मैं भी बच जाऊंगी, तो वैसी ही बेचैनी यहाँ पोर्शिया को है कि अगर बेसिनियो ने सही संदूक का चुनाव कर लिया तो वो भी बच जाएगी। वेटिंग फॉर द सी मॉन्स्टर अटैक, जो कि इंतज़ार में तो उधर सी मॉन्स्टर के अटैक के, तो इधर में भी ये कैस्केट के चुनाव के इंतजार में थी। शी सीज बेसिनियो एज हैविंग मोर लव देन एल्काइड्स। और वो बेसिनियो को कैसे दिखती है, एल्काइड से अधिक प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे इज बेसिनियो कंपेयर टू यंग एल्काइड्स, व्हाई डज पोर्शिया हेयर स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस। बेसिनियो की तुलना यहाँ पे युवा अवस्था में एल्काइड से क्यों की गई है, कैसे की गई है, और पोर्शिया यहाँ बलिदान के लिए क्यों खड़ी है ना। स्टैंड फॉर, व्हाई डज पोर्शिया हेयर स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस। पोर्शिया कंपेयर बेसिनियो टू हरक्यूलिस बाय सेइंग दैट बेसिनियो हैज एज मच डिग्निटी ऑफ बियरिंग एज हरक्यूलिस हैड। क्या तारीफ में कह रही है, पोर्शिया कह रही है कि बेसिनियो जो है हरक्यूलिस की तुलना में सहनशीलता का उतना ही गरिमा उसके अंदर है जितना हरक्यूलिस में थी।
बट ही गोज विथ मच मोर लव देन हरक्यूलिस, लेकिन हरक्यूलिस से भी ज़्यादा प्रेम के साथ वो आगे जा रहा है। मतलब जो चुनाव करने वाला है वो, जैसे ये भी बचाता है ना, तो वैसे ही हरक्यूलिस डिड नॉट गो टू सेव हिसियोन आउट ऑफ लव बट टू गेट द हॉर्सेस ऑफर्ड एज अ रिवार्ड। यहाँ पे हिसियोन को जो बचा रहा है वो हरक्यूलिस जो है उसके प्यार के लिए नहीं बचाने जा रहा है, बल्कि इनाम के रूप में घोड़ों की पेशकश करने के लिए गया था। हेयर पोर्शिया कंपेयर हर सेल्फ टू हिसियोन हु वॉज ऑफर्ड एज सेक्रीफाइस टू सी मॉन्स्टर। और यहाँ पे वो हिसियोन से अपनी तुलना इसलिए कर रही है क्योंकि हिसियोन को क्या किया गया था, सी मॉन्स्टर के लिए जो है बलिदान में दे दिया गया था। तो यहाँ इस बेचारी का भी तो यही चल रहा था कि सिमिलरली इफ बेसिनियो चूजेस द रॉन्ग कैस्केट शी विल फॉल इनटू द क्लचेस ऑफ एन अनवर्दी शूटर। जैसे वहाँ पे हिसियोन सी मॉन्स्टर के चंगुल में फंस जाती, बलिदान हो जाता, उसी तरीके से अगर बेसिनियो गलत चुनाव कर लेगा तो वो भी एक अयोग्य प्रेमी, ऐसा व्यक्ति जिसको वो प्रेम नहीं करती है या जिससे उसकी नहीं बनेगी, उससे में फंस जाती बेचारी। गिव द मीनिंग ऑफ हॉलिंग ट्रॉय। हॉलिंग ट्रॉय का मतलब क्या है? हॉलिंग मतलब होता है गरजना। तो यहाँ पे हॉलिंग ट्रॉय का मतलब ये है द लाउड लेमेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ ट्रॉय एट द सेक्रीफाइस ऑफ हिसियोन। हिसियोन के बलिदान पर ट्रॉय के लोगों का जो जोरदार विलाप था उसको यहाँ पे कहा जा रहा है हॉलिंग ट्रॉय। नेक्स्ट है आपका ब्लियर्ड विजेजेस। इसका मतलब क्या होता है? धुंधले चेहरे। मीन्स टीयर स्टेन्ड फेसेस, यानी ऐसे चेहरे आंसुओं से सने हुए। द रेफरेंस इज मेड टू द ट्रोजन वोमेन who had assembled on the beach with tear-stained faces to wait and watch the result of the encounter between the sea monster and Hercules। ये ट्रोजन की महिलाओं के लिए है वहाँ की, और जो कि समुद्र राक्षस और हरक्यूलिस के बीच में जो लड़ाई होने वाली है उस परिणाम का इंतज़ार कर रही हैं। उसको देखने के लिए उनके चेहरे कैसे हैं, आंसुओं से सने हुए हैं, वो सब समंदर के किनारे एकत्रित हुई हैं। द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट, इसका मतलब ये है इट मीन्स द आउटकम ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि बचाव अभियान का परिणाम होगा। इट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ द इनकाउंटर बिटवीन हरक्यूलिस एंड द सी मॉन्स्टर। ये क्या है? दरअसल इसके बीच में जो मुठभेड़ होना है हरक्यूलिस के बीच में और सी मॉन्स्टर के बीच में, ये उसको संदर्भित करता है, उसको रेफर करता है। What are the rest aloof refer to in the extract? अब यहाँ पे रेस्ट aloof क्या है, क्यों उल्लेख किया गया इसका? Why are the Dalderian wives? अरे सॉरी, who are the Dalderian wife? लगता है नींद आ रही है हमको, वैसे तो अभी 11:26 हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये डाल्डेनियन वाइफ कौन है? पत्नियाँ। What were the wives doing in the scene when Alcides was saving the virgin tribute? और डाल्डेरियन पत्नियां कौन है? और जब अल्काइड्स कुंवारी श्रद्धांजलि बचा रहा था, यानी हिसियोन को, तो पत्नियां जो हैं यहाँ पे क्या कर रही हैं? द रेस्ट aloof referred to in the extract are people in the room like Nerissa, Gratiano and others whom Portia compares to Trojan women। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट है उसमें जो बाकी लोग कमरे में है ना, जैसे कि नेरिसा है, ग्रेशियनो है और दूसरे लोग हैं, उनको पोर्शिया तुलना कर रही है किससे? ट्रोजन की औरतों से। तो यही रेस्ट अलूफ हैं। डाल्डेरियन वाइफ्स आर ट्रोजन वोमेन। ये डाल्डेनियन वाइफ्स पत्नियां कौन है? वो ये ट्रोजन की औरतें हैं। डाल्डेनस वॉज द मिथिकल एंसेस्टर ऑफ द ट्रोजन। डाल्डेरियन ये जो था वो पौराणिक पूर्वज हैं जिनको डाल्डेरियन कहा जाता है, who were called Daldanians। The Trojan women had assembled on the beach with tear-stained faces। तो यहाँ पे वो औरतें क्या कर रही हैं? तो वो समंदर के किनारे आंसुओं से सने हुए चेहरे के साथ खड़ी हैं, इंतज़ार कर रही हैं और देख रही हैं द रिजल्ट ऑफ इनकाउंटर बिटवीन हरक्यूलिस एंड द सी मॉन्स्टर। वो परिणाम का इंतज़ार कर रही हैं, देखने के लिए वहाँ पे एकत्रित हुई हैं कि क्या होता है जब सी मॉन्स्टर और हरक्यूलिस का
एक दूसरे से सामना होगा, एनकाउंटर। वाई डज पोर्शिया से गो हरक्यूलिस, वॉट विल शी बी डूइंग एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे जो पोर्शिया है ये क्यों कहती है कि जाओ हरक्यूलिस, और वह उसी समय क्या कर रही होगी बताओ। पोर्शिया आस्क बेसिनियो गो हरक्यूलिस because in her opinion the similarity between Bassanio and Hercules is complete and perfect। पोर्शिया बेसिनियो से कहती है कि गो हरक्यूलिस, क्योंकि उसकी राय में बेसिनियो और हरक्यूलिस के बीच समानता है ना, कंप्लीट एंड परफेक्ट, यानी कि मतलब कंप्लीट यानी पूर्ण है और परफेक्ट मतलब परिपूर्ण बोला जाता है। तो इस तरीके से दोनों एक जैसे हैं इस समय। पोर्शिया टेल्स बेसिनियो टू गो अहेड एंड चूज द कैस्केट, वो बोल क्या रही है कि जाओ आगे बढ़ो और संदूक चुनो। While he is choosing, she will be watching the taste with much anxiety than he who has to make the choice। जब वो चुनाव कर रहा होगा तो वो क्या कर रही होगी, वो उससे कहीं अधिक चिंता के साथ परीक्षा देख रही होगी जो चुनाव कर रहा है उससे भी ज़्यादा। She says that if he lives, वो कहती है कि अगर वह जीवित रहता है, that is he succeeds, यानी वो जीतता है तो वो शी लिव्स यानी वो जिंदा रहेगी। इफ़ ही फेल्स इट इज़ डेथ फॉर हर, कि बेसिनियो अगर तुम हार गए तो ये मेरी मृत्यु होगी। फोर्थ एक्सट्रैक्ट है, अब इसमें बेसिनियो कह रहा है, बेसिनियो कहता है कि देयर इज़ नो वॉइस सो सिंपल बट एज्यूम्स, मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई भी बुराई नहीं है जिसने अपने आपको ऊपर से अच्छाई के किसी आवरण से छुपाया ना हो। सम मार्क ऑफ वर्च्यू ऑन हिज आउटवर्ड पार्ट, मतलब ऊपर से जो है अच्छाई से छुपाया ना हो। हाउ मेनी कॉवर्ड्स, यानी कि कितने ही कायर लोग, हुज हर्ट आर एज फॉल्स एज स्टेयर्स ऑफ सैंड, उनके दिल कैसे हैं उतने ही झूठे होते हैं जैसे कि रेत से बड़ी सीढ़ियों के होते हैं। Wear yet upon their chins, फिर भी वो ठुड्डियों पर हरक्यूलिस की तरह दाढ़ी रखते हैं। द बियर्ड ऑफ हरक्यूलिस एंड फ्रॉनिंग मार्स, और युद्ध के देवता मंगल की तरह क्या करते हैं, भाव ताने रहते हैं। Who inward such have livers white as milk, जिनका कलेजा अंदर से कैसा रहता है, दूध की तरह सफ़ेद रहता है। And these axioms but valors excrement to render them redoubted, और ये केवल वीरता को मलमूत्र मानते हैं, ठीक है, to render them redoubted, तो ये सम्मान पाते हैं इसी को मलमूत्र वो मेन मानते हैं, और लेकिन आवश्यकता के समय इनका जो शरीर है इनके अंदर से निकल जाता है, ये संदेह से मुक्त करने के लिए बस ये ऐसा करते हैं, इसको मानते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच थीम इन द प्ले इज हाईलाइटेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, हाउ इज इट हाईलाइटेड। देखो कहीं कहीं पे होता है कि पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने भी ना पढ़ने से पहले अभी क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर दिया तुम लोगों के कहने पे, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर करेंगे हम तो पैराग्राफ भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि विच थीम इज इन द प्ले इज हाईलाइटेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, हाउ इज इट हाईलाइटेड। यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट है तो किस विषय के ऊपर इसमें प्रकाश डाला गया है, रोशनी डाली गई है, और किस तरह से वो रोशनी डाली गई है। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द थीम ऑफ द अपीयरेंस एंड रियलिटी इज हाईलाइटेड, दिखावा और वास्तविकता जो है उन दोनों के ऊपर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, ये वास्तविकता है और ये दिखावा है। बेसिनियोस कमेंटिंग ऑन द कैस्केट सेज दैट अ प्रिटी एक्सटीरियर मे ऑफन हाइड अ रोटन इंटीरियर। बेसिनियो ताबूतों पर टिप्पणी करता है, कमेंट करता है और कहता है कि एक सुंदर बाहरी भाग अक्सर अंदर सड़े हुए को छिपा रखता है। द मल्टीट्यूड इज ऑलवेज लेड एस्ट्रेज बाय द डेकोरेशन एंड एडोरमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स। भीड़ को हमेशा विभिन्न प्रकार की सजावटों और साज सज्जों से गुमराह किया जाता है, ठीक है, मल्टीट्यूड को। He is highlighting this theme by providing the example of lawyers, religious heresies, and cases of cowards
who assume outward sign of valor। और वह वकीलों, धार्मिक विधर्मियों और कायरों के मामलों का उदाहरण दे रहा है और इस पर प्रकाश डाल रहा है जो कि वीरता के बाहरी लक्षण मानते हैं, जबकि वीरता कहाँ है भाई, अंदरूनी होनी चाहिए। हाउ कैन वाइस एज्यूम द एक्सटर्नल शो ऑफ वर्च्यू। वाइस पाप सदुर जो है का बाहरी दिखावा कैसे मान सकता है। एक मिनट इसको देख लेता हूँ, इसका मतलब है कैन वाइस एज्यूम द एक्सटर्नल शो ऑफ वर्च्यू। तो यहाँ पे इसको वाइस को कह सकते हो तुम पाप या ग्रीड, कि वाइस एज्यूम करता है एक्सटर्नल शो ऑफ वर्च्यू, यानी बाहरी जो है गुण दिखाता है, एज्यूम करता है। बेसिनियो सेज दैट एवरी रॉन्ग हैज सम अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू। बेसिनियो क्या कह रहा है कि जो भी गलत हैं, हर एक व्यक्ति जो भी होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ गलत जो लक्षण होते हैं वो उसकी बुराई के झलकते हैं। ही एक्सप्लेन्स इट थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ लॉयर। और वह वकील का उदाहरण देके उसको समझाता है इस बात को। इन अ लॉ सूट पोसेशन ऑफ अ प्लीजिंग वॉइस एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंस इन लॉयर एंटायरली हाइड एनी अपीयरेंस ऑफ रॉन्ग इन द कॉज ही प्लीड्स। एक मुकदमे में एक जो मन भावन आवाज़ होती है, मन को भाने वाली, उसका होना वकील का जो आकर्षक उपस्थिति होता है और जिस मामले की पैरवी कर रहा है उसमें किसी भी तरह की गलती की उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा देता है। मतलब इतने बढ़िया तरीके से वो प्ली करता है ना, कि जैसे लगता है कि वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, जबकि हो सकता है उसके प्रस्ताव में कोई बात प्ली में गलत हो। The ornament of the voice gives an unsound plea the false appearance of good reality। मतलब क्या है, आवाज़ का आभूषण जो ऑर्नामेंट होता है आवाज़ का, एक बेहूदी दलील यानी बेकार दलील एक अच्छी हकीकत का झूठा आभास दे देता है। यानी कि यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा मीठे स्वर में बोला जा रहा है, जैसे होगा ना किसी को किसी से मतलब पड़ती है तो कैसे कितने सुंदर आवाज़ों में बात करता है उससे, तो यहाँ वकील भी जो यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है आभूषण किसका, आवाज़ का अपने प्ली में, तो वो क्या कर रहा है, वो आभास दे रहा है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, उसको छुपाया जाता है। सिमिलरली रिलीजियस हेरेसीज कैन बी ग्लॉस्ड ओवर इफ़ अ प्रीचर मेक्स देम अपीयर एज ट्रू एंड जस्ट। इसी प्रकार जो धार्मिक पाखंडी होते हैं वो भी छुपते हैं, है ना, उनको भी छुपाया जा सकता है यदि कोई उपदेशक उन्हें सच्चा और न्यायपूर्ण दिखा दे, है ना, कोई उपदेशक दिखा दे कि हाँ भाई ये अच्छे हैं। What are stairs of sand? स्टेयर्स मतलब समझ ही रहे होगे। टू वॉट आर दीज स्टेयर्स कंपेयर्ड? रेत की सीढ़ियाँ क्या हैं और इन सीढ़ियों की तुलना किस चीज़ से की गई है? स्टेयर्स ऑफ सैंड रेफर्स टू स्टेयरवे मेड ऑफ शिफ्टिंग सैंड। रेत की सीढ़ियाँ से तात्पर्य है भारी रेत से बनी सीढ़ी से है। Such a stairway is unreliable and gives way beneath the footstep it would support। ऐसी सीढ़ी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं होती और होता क्या है कि जिस पायदान को सहारा देना चाहिए उसके नीचे से ये रास्ता देती है। These stairs are compared to coward। ये किससे तुलना की जा रही है? कायरों से तुलना की जा रही है। Who cultivate beard to give them the appearance of great warriors like Hercules and Mars। जो दाढ़ी रखते हैं, है ना, हरक्यूलिस और मार्स जैसे महान योद्धाओं की शक्ल की तरह दाढ़ी रखते हैं बहादुर दिखाने के लिए खुद को। The manly appearance is cultivated only to deceive the world into thinking that they are formidable। कितनी अच्छी बात कही जा रही है इसमें, मतलब बिल्कुल प्रवचन टाइप का है कि मर्दाना रूप केवल दुनिया को यह सोचने के लिए, धोखा देने के लिए विकसित किया जाता है कि ये जो है फॉर्मिडेबल है, इसको जीता नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मतलब बताना है हैव लीवर्स वाइट एज मिल्क। कलेजा बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होता है। इसका मतलब क्या है? The Elizabethans looked upon the liver as seat of courage।
एलिजाबेथ जेगर को साहस के आसन के रूप में देखते थे एलिजाबेथन्स, जो उस समय के लोग थे। अ ब्रेव मैन्स लीवर वॉज सेड टू बी रेड विथ ब्लड। कहा जाता था कि जो एक बहादुर व्यक्ति है उसका लीवर लाल होगा खून से। कोवर्ड्स वेयर स्पोकन ऑफ एज हैविंग वाइट लीवर्स। और यहाँ पे जो डरपोक होते थे, कायर होते थे, उनको कहा जाता था कि उनका कलेजा कैसा है, बिल्कुल सफ़ेद है। हु इज़ हरक्यूलिस एंड हु इज़ फ्रॉनिंग मार्स। अब यहाँ पे है कि हरक्यूलिस कौन है और फ्रॉनिंग मार्स यानी कि ये जो मंगल है वो कौन है। वॉट आर दे विद देयर बियर्ड्स नोन फॉर। और वो क्या जाने जाते हैं अपने बियर्ड्स के साथ। हरक्यूलिस वॉज अ ग्रेट हीरो इन ग्रीक माइथोलॉजी। हरक्यूलिस क्या था, ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक महान नायक था। एंड मार्स वॉज द रोमन गॉड ऑफ वॉर। और मार्स कौन है, ये जो है युद्ध का जो है रोमन देवता था। हरक्यूलिस एंड मार्स आर रेफर्ड टू हियर बिकॉज दे विद देयर बियर्ड स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, मैनलीनेस एंड ब्रेवरी। यहाँ पे उनको संदर्भित इसलिए किया गया है, रेफरेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपनी दाढ़ी के साथ ताकत, मर्दानगी और बहादुरी का प्रतीक है। फिफ्थ एक्सट्रैक्ट है, बेसिनियो कह रहा है। बेसिनियो जो इससे पहले वाला एक्सट्रैक्ट था, उसी एक्सट्रैक्ट में ये आगे कहता है, लुक ऑन ब्यूटी, सुंदरता को देखो, एंड यू शैल सी इट इज परचेज्ड बाय द वेट। तो तुम पाओगे बाहरी सौंदर्य प्रसाधन द्वारा भले ही किसे कितना ही भारी क्यों न किया गया हो, है ना, क्यों न कर दिया जाए, विच वेयर वर्क एज अ मिरेकल इन नेचर, मेकिंग देम लाइटेस्ट दैट वीयर मोस्ट ऑफ इट। किंतु यह केवल एक बार के लिए चमत्कार कर सकता है, जो मेकअप टेकअप है। इस प्रकार का भारी प्रसाधन करने वाली जो महिलाएं हैं उनको कम से कम सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सो आर दोज क्रिप्स्ड स्नैकी गोल्डन लॉक्स विच मेक सच वांटन गोबल्स विद द विंड अपॉन सपोज्ड फेयरनेस ऑफन नो टू बी द डॉरी ऑफ द सेकेंड हेड। इसी प्रकार जब नागिन से सुनहरे घुंघराले बाल हवा में लहराते हैं तो एक औरत को खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे बाल किसी मृत स्त्री के होते हैं जिन्हें वह दूसरी औरत और अपने बालों के ऊपर लगा लेती है। द स्कल, यही मेकअप की बात हो रही है भाई, किसके बाल लगाएगी। द स्कल दैट ब्रेड देम इन सेपल्क दस ऑर्नामेंट इज टू बी गाइड शोर टू अ मोस्ट डेंजरस सी। इसलिए बाहरी सजावट सबसे खतरनाक होती है। समुद्र में केवल वो बिल्कुल खतरनाक समंदर को दिखाती है। यहाँ पे स्कल के लिए कह रहा है कि वह खोपड़ी जिसने उन्हें कब्र में पाला था, इस प्रकार आभूषण से तक ढका हुआ तट होता है। तो ये जो है कि सबसे मोस्ट डेंजरस सी यानी कि सबसे खतरनाक समंदर है। तो मतलब उसके कहने का यही है कि बिल्कुल ये इस तरह का खतरनाक दिखाने के लिए है, छलावा है ये। कहने का तात्पर्य वैसा ही है जैसे वो इससे पहले बताया कि दाढ़ी मूछ रख के वो अपने आप को बहादुर दिखाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मेकअप के लिए भी कह रहा है कि जो बाहरी सुंदरता है वो एक ही बार चमत्कार कर सकती है ना। बाकी जो है जैसे वो और जो बाल वो लगाए जाते हैं नागिन जैसे लहराते हैं बाल, वो जो है कि एक मृत युवती के होते हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें ये यहाँ पे कह रहा है। वही बात कह रहा है कि छुपाए जाते हैं चीज़ों को, और ऐसी औरतें जो है कि मतलब उनका सम्मान से नहीं देखा जाता है, दृष्टि कम सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता है। एक्सप्लेन हाउ इज ब्यूटी परचेज्ड बाय वेट। अब देखो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बताना है कि सुंदरता वजन से कैसे खरीदी जाती है। हाउ डज इट मेक द वेयरर्स लाइटेस्ट, और ये पहनने वालों को सबसे हल्का कैसे बना देती है। गिव टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड लाइटेस्ट। अब देखो यहाँ पे पहला पैराग्राफ समझ में आ जाएगा अब इससे कि बेसिनियो सेज दैट इफ वी टेक द केस ऑफ ब्यूटी वी फाइंड दैट एन imitation of it is easily obtainable and may be brought into the market.
बेसिनियो का कहना है कि अगर हम सुंदरता का मामला ले तो हम पाते हैं कि इसकी नकल आसानी से उपलब्ध है और इसको बाजार में लाया जा सकता है। कैसे? द कॉस्मेटिक विच इन्हेंस ब्यूटी कैन बी बॉट बाई वेट इन अ केमिस्ट शॉप। कैसे? क्योंकि सुंदरता को बढ़ाने वाला जो सौंदर्य वाला प्रसाधन है, क्रीम है, पाउडर है, वो केमिस्ट के दुकान से वजन के हिसाब से खरीदे जा सकते हैं, सिक्कों वगैरह के बदले में या किसी चीज़ के बदले में। These bring about a marvelous change in the appearance of the woman। और इससे महिलाओं के रूप में होता क्या, एक अद्भुत बदलाव आ जाता है। The word lightest is punned on Bassanio's means that the addition of cosmetic makes a woman light that is fair colored। अब यहाँ पे जो हल्के शब्द का प्रयोग किया है, सबसे हल्का लाइटेस्ट शब्द का, बेसिनियो ने, इसका अर्थ यह है कि सौंदर्य वाला जो प्रसाधन है, क्रीम पाउडर है, वो सब लगाने से एक महिला जो है हल्की हो जाती है, उसका रंग कैसा हो जाता है, गोरा हो जाता है। द अदर मीनिंग ऑफ लाइटेस्ट क्या है, टू बी फ्राइवलस, यानी तुच्छ और चंचल, फिकल माइंडेड। वॉट इज रेफर टू एज क्रिस्प स्नेकी गोल्डन लॉक, नागिन जैसे लहराते हुए, ना, यही बात है ना। हु वियर्स देम एंड हु इज देयर एक्चुअल ओनर, और कौन उसका मालिक होता है ना। तो वो कुरकुरे, क्रिस्प का मतलब होता है ना, सुनहरे वाले जो हैं कि गोल्डन लॉक्स हैं जो स्नेकी सांप जैसे, और इन्हें कौन पहनता है, इसका असली मालिक कौन है, तो क्रिस्प स्नेक की गोल्डन लॉक्स रेफर टू फॉल्स हेयर दैट वोमेन वियर। ये नकली बालों को बताया जा रहा है, जो नकली बाल अलग से लगाए जाते हैं, जिन औरतों के सर पे कम बाल होते हैं तो वो क्लिप लगा के अलग से लगाती हैं, उसकी बात हो रही है। बेसिनियो सेज दैट द शाइनिंग गोल्डन ट्रेसेस whose ringlets are tossed about by the playful breeze seen on the head of a woman appear to be real। तो यहाँ पे विग के बारे में बात हो रही है, जो विग लगाई जाती है खोपड़ी पे, जो असली लगते हैं लेकिन वास्तव में किसके हैं, मृत महिला का उपहार होता है, यानी वह मूल रूप से एक मृत महिला का होता है। Actually it is false hair and originally it belonged to a dead woman who is lying in the grave। Actually में वो है किसका, एक ऐसी महिला का है जो कि अब कब्र में जा चुकी है ना। जब हवा चलती है ना तो वो बाल जो है नागिन की तरह लहराते हैं, वो लहराते बल खाते हुए कि जुल्फे जो लहरा दें तो वो क्या बोलते हैं, दिन में रात ना हो जाए वैसा वाला, और बिल्कुल रियल दिखती हैं वो जुल्फें, लेकिन एक्चुअली में वो उनकी नहीं है, ओरिजिनली किसकी हैं, जो कि कब्रों में जो औरत जा चुकी है उसकी हैं। तो यहाँ पे जो है कि वो विग पहनने का जो है लोग वो था, वहाँ पे रहा होगा शेक्सपियर के टाइम में, उसको यहाँ पे बात की जा रही है, उसको उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। What is referred to as the dowry of a second head? Who was bred this head? Who has bred this head? Where is the head now? दूसरे सिर का दहेज, यही है ना डॉरी ऑफ द सेकेंड हेड, इसका क्या मतलब होता है और यह किसने पाला है, अब वो सिर कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, जिसकी एक्चुअली में यहाँ पे बात हो रही है विग की। The dowry of a second head refers to the false hair wig worn by a woman that appear to be real but actually is a gift from some dead woman, that it is originally belonged to a dead woman who is lying in the grave। यहाँ पे दूसरे सिर का दहेज क्या है, एक महिला द्वारा पहने गए नकली बाल विग से है, उसको बताता है, जो असली लगते हैं लेकिन असल में वो किसी मरी हुई औरत के हैं, यानी ये मूल रूप से एक महिला जो थी जो मर चुकी है, ये उसके हैं, उसने इसको पाला है ना, जो अब वहाँ पे मर चुकी है उसके हैं ये। शेक्सपियर रेफर टू द पॉपुलर कस्टम ऑफ वेयरिंग विग्स अमंग द एलिजाबेथन वुमेन। तो उस टाइम की औरतें हैं वो विग वगैरह पहना करती होंगी, सुंदर लंबे काले सुनहरे बाल दिखाने के लिए। वाई डज बेसिनियो से दैट द ऑर्नामेंट इज बट द गिल्डेड शोल टू अ मोस्ट डेंजरस सी। हाँ, यही वाला नहीं समझ में आ रहा था ना, ये लास्ट वाला लाइन, तो लास्ट वाला लाइन देखो आप क्वेश्चन आंसर में समझ में आ जाएगा।
बेसिनियो सेज, तो यहाँ पे है कि बेसिनियो ऐसा क्यों कहता है कि आभूषण सबसे खतरनाक समुद्र का बंधा हुआ किनारे की तरह है। बेसिनियो सेज दैट आउटवर्ड और एडॉर्नमेंट इज ऑलवेज डिसेप्टिव। कह रहा है कि बाहरी जो अलंकरण है, बाहर की तरफ से जो गहने वगैरह हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, डिसेप्टिव, यानी भ्रम पैदा करने वाले, भ्रामक होते हैं। इट इज़ लाइक द अट्रैक्टिव बट treacherous seashore that leads people into perilous water। यह आकर्षक लगते हैं लेकिन है होते कैसे, विश्वासघाती समुद्री तट की तरह होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं, खतरनाक पानी में लेके चले जाते हैं। ठीक है, गहरे पानी में कह सकते हो, वहाँ लेके चले जाते हैं। गिव एनी 2 एग्जाम्पल फ्रॉम बेसिनियोज स्पीच टू शो दैट अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। बेसिनियो ने जो स्पीच दी, उसमें जो भाषण दिया, उसमें से कोई 2 एग्जाम्पल बताना, उदाहरण बताना है कि जिससे पता चले कि दिखावा जो है भ्रामक होता है। अपीयरेंस, दिखावा हमेशा कैसा होता है, भ्रामक होता है, यानी कि आदमी हमेशा दिखाता कुछ और है, होता कुछ और ही है। मेकअप वाले में भी बताया, दाढ़ी रखने वाले के मामले में भी बताया। बेसिनियो एजर्ट दैट अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। पहली बात तो ये कि बेसिनियो का दावा है, वो कहता है, इस बात को क्या कर रहा है, वो एश्योर कर रहा है, फर्म कर रहा है। 2 एग्जाम्पल ही मेंशन, 2 एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है। फर्स्ट, द शाइनिंग गोल्डन फॉल्स हेयर दैट सन वोमेन वियर। पहली बार क्या कह रहा है कि सुनहरे चमकदार नकली बाल जो कुछ महिलाएं पहनती हैं, दो दे लुक रियल, वास्तव में तो दिखते हैं, बट दे बिलोंग टू अ डेड पर्सन, लेकिन वो एक्चुअली में है किसकी, एक मृत महिला के। द सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अ लवली स्कार्फ दैट हाइड्स द अगली फेस ऑफ एन इंडियन ब्यूटी। और दूसरा क्या है, उदाहरण में एक प्यारे दुपट्टे का देता है जो भारतीय सुंदरता के बदसूरत चेहरे को छुपाता है। सिक्स्थ एक्सट्रैक्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये भी बात कौन कह रहा है, बेसिनियो कह रहा है। बेसिनियो कह रहा है, अ जेंटल स्क्रॉल फेयर लेडी बाय योर लीव, उसको किस करते हुए कह रहा है। आई कम बाई नोट टू गिव एंड टू रिसीव। अब क्या देने लेने की बात हुई है मालूम है। ओ सुंदरी, इस कागज पर लिखी बात से मैं तुम्हारे पास तुम्हारी इजाजत से तुम्हें चुंबन दे रहे हो और तुमसे चुंबन लेने आया हूं, किससे किससे करने आया हूं। एक ही पुरस्कार के लिए दो लड़ने वाले दो प्रतिद्वंदियों में से एक की भांति मैं खुद को महसूस कर रहा हूं, जो सोचता है कि उसने लोगों की आंखों में क्या सोचता है। दैट थिंग्स लाइक वन ऑफ द टू कंटेंडिंग इन अ प्राइज, यानी किसी एक के लिए एक पुरस्कार के लड़ने वाले दो प्रतिद्वंदी। दैट थिंग्स सोचता है, ही हैड डन वेल इन पीपल आइज। क्या महसूस कर रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोगों की आंखों के सामने बेहतर प्रदर्शन किया। हियरिंग एप्लाज एंड यूनिवर्सल शाउट एप्लॉज, तारीफ, तालियों की गड़गड़ाहट, प्रशंसा के लिए तालियों की गड़गड़ाहट और सर्वजनीय उत्साहवर्धन का शोर। गिडी इन स्पिरिट स्टिल गेजिंग इन अ डाउट, यानी वर्धन का शोर सुनकर जिसे चक्कर आने से संभावना महसूस होने लगती है और अभी भी संदेह से घूर रहा है। स्टिल गेजिंग मतलब संदेह से घूर रहा है, इन अ डाउट संदेह है। क्या संदेह है उसको, वेदर दोस पर्ल्स प्रेज बी हिज और नो, यानी कि ये जो प्रशंसा के ये मोती हैं उसके हैं या नहीं है, मतलब जीत तो गया लेकिन अभी भी वो सोच रहा है, उसको डाउट है। सो थ्राइस फेयर लेडी स्टैंड आई इवन सो एज डाउटफुल वेदर व्हाट आई सी बी ट्रू until confirmed signed ratified by you। तो क्या रहा है, इसलिए ओ सुंदरी तुम मुझे 3 बार किस करो, मैं तब तक खड़ा हूं जब तक कि मुझे इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती। क्या नहीं हो जाता, पुष्टि नहीं हो जाता। until confirmed, जब तक हम पुष्टि नहीं कर लेते तब तक मैं यहीं खड़ा हूं कि जो कुछ मैं देख रहा हूं वो सत्य है। क्या है वो चीज बिल्कुल सत्य है और इसे तुम्हारे चुंबन द्वारा मुद्रांकित और प्रमाणित जब तक नहीं कर दिया जाता, रेटिफाइड नहीं किया जा रहा है, तब तक मैं यहीं पे हूं। वॉट वॉज द जेंटल स्क्रॉल, गिव द समरी वॉट वॉज रिटन ऑन द स्क्रॉल। यहां पे होगा स्क्रॉल, ठीक है, सही कर लो।
ये अब यहाँ पे जो कोमल पुस्तक है वो जो है कि कहाँ है, ठीक है, और साथ ही साथ उस पर जो लिखा हुआ है उसके बारे में एक सारांश देना है। ये स्क्रॉल है, द जेंटल स्क्रॉल वॉज इन द लीड कैस्केट। ये जो जेंटल स्क्रॉल है वो कहाँ पे है, वो लेड के कैस्केट में, ताबूत में रखा हुआ था। ऑन द स्क्रॉल इट वॉज रिटेन दैट सिंस ही हैज़ नॉट चूजन बाई मेयर आउटवर्ड अपीयरेंस he may be fortunate and make his choice as wisely as he has done। इसमें लिखा हुआ था कि चूंकि उसने केवल बाहरी दिखावे के आधार पर चुनाव नहीं किया था, मतलब बाहर से तो गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा वो होता है ना, तो उसने उसको तो नहीं किया, लेकिन वह भाग्यशाली हो सकता है और अपनी पसंद उतनी ही बुद्धिमानी से कर सकता है जिसने उसने किया है, यानी वो काफ़ी किस्मत वाला है। सिंस दिस फॉर्च्यून हैज़ कम टू हिम, चूंकि यह सौभाग्य उसके पास खुद आया था, ही वुड बी सेटिस्फाइड एंड सीक नथिंग मोर फॉर हिज हैप्पीनेस। तो इसलिए उसको होना चाहिए संतुष्ट और अपनी खुशी के लिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना, संतुष्ट है वो। इफ ही इज प्लीज्ड विथ हिज लक, अगर वो खुश है अपनी किस्मत से, एंड फील्स दैट फेट हैज ब्रॉट हिम हैप्पीनेस, और महसूस करता है कि भाग्य उसे खुशियां दे रहा है, भाग्य ने उसे खुशियां दी हैं किस्मत ने, he should go to his beloved and claim her as his own with a loving kiss। तो उसे अपनी प्रेमिका के पास जाना चाहिए और उसे एक प्यार भरी चुंबन के साथ अपना मान लेना चाहिए या अपनाना चाहिए, क्लेम करना चाहिए। ये जो जेंटल स्क्रॉल था उसके अंदर लिखा हुआ था, और वो जेंटल स्क्रॉल कहाँ था, वो जो शीशे वाला ताबूत था उसके अंदर था। What prize had the speaker won? वक्ता जो स्पीकर है उसने क्या जीता है, क्या प्राइज जीता है, क्या इनाम मिला, पुरस्कार मिला। गिव द रीजन विच लेड टू द विनिंग ऑफ द प्राइज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कारण बताइए जिस कारण की वजह से उसने जो है ये इनाम जीता, पुरस्कार। द स्पीकर हैज़ वॉन पोर्शिया। क्या जीता, पोर्शिया को ही जीत लिया उसने। द स्पीकर चोज द करेक्ट कैस्केट आई लेड, that is laid casket containing Portia's portrait। वक्ता ने एकदम सही ताबूत चुना, यानी बेसिनियो ने सही ताबूत को चुना, पोर्शिया का चित्र वाले शीशा वाला जो ताबूत था उसको चुना। इट सिंपल लुक्स इम्प्रेस्ड बेसिनियो मोर देन द प्रोटेस्टेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो साधारण लुक था ना उसने बेसिनियो को ज़्यादा प्रभावित किया देन द गोल्ड एंड सिल्वर, जो सोना और चांदी था उससे ज़्यादा। बिसाइड्स, यानी इसके अलावा, द इंस्क्रिप्शन ऑन द कास्केट स्टेटेड दैट द मैन हु चूजेज इट मस्ट गिव एंड हैजार्ड हिज होल बीइंग विच मीन्स हिज ट्रू लव। ताबूत पर शिलालेख में क्या लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति इसे चुनता है उसे अपना पूरा अस्तित्व यानी अपना सच्चा प्यार देना होगा और खतरे में डालना होगा। तो भैया पूरा प्यार तो देवे करेगा, पसंद तो है ही एक दूसरे को। What was the speaker asked to give and to receive? हाँ देखो, ये वहाँ पे मैंने चुम्मा चुम्मा कहा था, अभी ये बात ही क्या हो रही है, क्या लेन देन की बात हो रही है भाई इन दोनों के बीच में। स्पीकर वो किस चीज़ की बात कर रहा है, लेन देन की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है यहाँ पे। देखो किस तरह का ट्रांजेक्शन है। द स्पीकर वॉज आस्क्ड टू गो टू लेडी एंड क्लेम हर एज हिज ओन विद अ लविंग किस एंड रिसीव अ किस फ्रॉम हर। अपना नंबर कभी नहीं आएगा। वक्ता को महिला के पास जाने और उसे एक प्यार भरे चुंबन के साथ अपना होने का दावा करने और उससे एक चुंबन प्राप्त करने के लिए कहा गया था। यही है भैया गिव एंड टेक वाला मामला। गिव द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल शाउट। यूनिवर्सल शाउट यानी सार्वभौमिक चिल्लाहट जो होती है उसका मतलब बताना है, और साथ ही साथ दूसरा है गिडी इन स्पिरिट यानी गदगद, अंदर से आत्मा में गदगद। यूनिवर्सल शाउट का मतलब होता है लाउड अप्लॉज ऑफ जॉय, खुशी की ज़ोरदार तालियां। दिस रेफर टू द शाउट्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एवरीवन प्रेजेंट देयर एट बेसिनियोस चॉइस ऑफ द राइट कैस्केट। और इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है बेसिनियो द्वारा सही ताबूत के लिए जो चुनाव किया गया, उसने सही ताबूत को चुन लिया, तो वहाँ उपस्थित सभी लोगों की स्वीकृति जो है कैसे हो रही थी, चिल्लाहट से हो रही थी, वो सब अप्लॉज कर रहे थे। गिडी इन स्पिरिट ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, इसका मतलब क्या होता है कि खुशी से एकदम अभिभूत हो जाना। दिस स्पीक्स ऑफ द बिविल्डर्ड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बेसिनियो
आफ्टर हिज चॉइस ऑफ द लिड कैस्केट। यह शीशे के ताबूत को चुनने के बाद बेसिनियो की बिल्कुल जो है कि मनोस्थिति को दर्शाता है कि बिल्कुल वो क्या हो गया था, एकदम गदगद हो गया था अंदर से कि उसने एकदम बिल्कुल सही ताबूत का चुनाव कर लिया है। फिफ्थ है कि टू होम डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ। ये जो स्पीकर यानी वक्ता है, ये जो बात कह रहा है, ये अपने आप को किसके साथ तुलना कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है। इन वॉट वे डज ही कंपेयर हिमसेल्फ, और किस तरह से वो अपनी तुलना कर रहा है। वाई इज द स्पीकर डाउटफुल वेदर वॉट ही सीज इज ट्रू, और ये संदेह क्यों है, उसको डाउट क्यों है कि जो कुछ भी वो देख रहा है वो सत्य है कि नहीं। कभी कभी होता है ना कि यार अरे तुम सामने हो, मुझे तो मतलब मैं सपना देख रहा हूँ। तो द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू वन हु इज स्ट्राइविंग टू विन सम कॉन्टेस्ट। वक्ता अपनी तुलना उस व्यक्ति से करता है कि किसी प्रतियोगिता को जीतने का जो प्रयास कर रहा हो। लाइक वन ऑफ टू प्राइज फाइटर्स, जैसे कि वो एक पुरस्कार के लिए दो जो है विजेताओं में से एक और दो प्रतिद्वंदियों में से एक हो। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ एज वन ऑफ हु विन्स अ प्राइज इन कॉन्टेस्ट। वह अपनी तुलना प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति की तरह कर रहा है उसकी तरह। बेसिनियो इज एट हाइट ऑफ हिज जॉय आफ्टर चूजिंग द करेक्ट कैस्केट। सही ताबूत चुनने के बाद बेसिनियो अपनी खुशी के चरम सीमा पर है। ही हियर्स अ लाउड एप्लॉज फ्रॉम द पीपल स्टैंडिंग देयर। क्या सुनता है वो वहाँ खड़े लोगों के से की जोरदार तालियों की आवाज़ को सुनता है। ही इज सो bewildered by the outcome of making the correct choice। वह सही चुनाव करने के नतीजे से इतना हतप्रभ है that he is not, कि उसे यकीन नहीं है, sure if the applause is for him or not, कि ये तालियों की गड़गड़ाहट मेरे ही लिए है कि नहीं है। He asked Portia to confirm it and sanction it by returning his kiss। और वो पोर्शिया से क्या कहता है, कहता है यार पुष्टि कर दो, कंफर्म कर दो, एक चुम्मी तुम भी दे दो, है ना। एक्सट्रैक्ट 7। अब यहाँ पे पोर्शिया कह रही है, पोर्शिया कह रही है जवाब में, माई सेल्फ एंड वॉट इज माइन टू यू एंड योर्स। मैं, माई सेल्फ एंड वॉट इज माई, मैं और जो कुछ भी मेरा है वह अब आपका हो गया है। इज नाउ कन्वर्टेड बट नाउ आई वॉज द लॉर्ड ऑफ दिस फेयर मैंसन। तो सब परिवर्तित हो गया है, आपका हो गया है। अब से पहले मैं इस शानदार, मैंसन मतलब हवेली, भवन, उसकी स्वामिनी थी। लॉर्ड मतलब स्वामिनी थी उस भवन की। मास्टर ऑफ माई सर्वेंट, अपने नौकरों की स्वामी थी। क्वींस ओवर माई सेल्फ, अपनी मर्जी की रानी थी। एंड इवन नाउ बट नाउ, है ना, लेकिन किंतु अब से ये भवन वगैरह, दिस हाउस, दिस सर्वेंट एंड दिस सेम माई सेल्फ, और इवन मैं भी, ये नौकर और मैं खुद भी, सब कुछ किसका है, आर योर्स माई लॉर्ड, सब कुछ आपका है मेरे स्वामी। आई गिव देम विद दिस रिंग, और मैं यह सब आपको इस अंगूठी के साथ देती हूँ। विच वेन यू पार्ट फ्रॉम, जो जिस दिन आपसे खो जाएगी। लूज और गिव अवे, या आप किसी अन्य को दे दी जाएगी, तो यह इस बात की सूचक होगी कि जो है पार्ट फ्रॉम, लूज और गिव अवे, लेट इट प्रेसेज एंड रूइन ऑफ योर लव, यानी कि इस बात की सूचक होगी कि हमारा आपका प्रेम समाप्त हो गया है। एंड बी माई वॉन्टेज टू एक्सक्लेम ऑन यू, और इसलिए मुझे आप पर चिल्लाने का अधिकार होगा। यानी लो भैया तुरंत अंगूठी पहन लो और मेरे हो जाओ। विच पोसेशंस ऑफ हर्स डज पोर्शिया ट्रांसफर टू बेसिनियो आफ्टर ही चोज द राइट कैस्केट। सही ताबूत को चुनने के बाद पोर्शिया ने अपनी कौन सी संपत्ति बेसिनियो को ट्रांसफर यानी हस्तांतरित कर दी। आफ्टर बेसिनियो चूजेस द करेक्ट कैस्केट, जब बेसिनियो ने सही चुनाव कर दिया सही ताबूत का, पोर्शिया ट्रांसफर्स हर मैंसन, हवेली, अपने नौकर, सर्वेंट, हर सेल्फ, खुद को, एंड ऑल हर पोसेशंस टू हिम, और जो कुछ भी उसका था, अपनी सारी संपत्ति उसने क्या की, बेसिनियो को हस्तांतरित कर दी। मेंशन 3 ऑफ द विशेज ऑफ पोर्शिया विच एक्सप्रेस हर डिजायर टू एक्सेल इन एवरीथिंग। क्या कह रहा है, पोर्शिया की 3 इच्छाएं बताइए जो उसकी हर चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा को व्यक्त करती है। डिजायर टू एक्सेल, उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा
हर एक चीज़ में। पोर्शिया फॉर द सेक ऑफ बेसिनियो विशेज दैट शी वेयर 60 टाइम्स बेटर देन हर सेल्फ। पोर्शिया बेसिनियो की खातिर चाहती है कि वह खुद से 60 गुना बेहतर, 1000 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल एंड 10,000 टाइम्स वेल्दियर, 1000 गुना अधिक सुंदर और 10,000 गुना अधिक अमीर हो। दीज विशेज एक्सप्रेस हर डिजायर टू एक्सेल इन एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ बेसिनियो। और ये इच्छाएं बेसिनियो की खातिर हर चीज़ में उत्कृष्टता हासिल करने की इच्छा को उसकी व्यक्त करती है। ऑन वॉट कंडीशन डज शी गिव द रिंग टू बेसिनियो। वह बेसिनियो को अंगूठी देती है तो किस शर्त पे देती है? कंडीशन मतलब शर्त पे। हाउ डज गिविंग द रिंग बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन प्लॉट इन द स्टोरी। और ये जो रिंग दे रही है ना, ये अंगूठी देना कहानी का हिस्सा कैसे बन जाता है, कहानी का मेन प्लॉट यानी मुख्य हिस्सा कैसे बन जाता है? एज अ टोकन ऑफ हर लव टू बेसिनियो, पोर्शिया गिव्स हिम अ रिंग। बेसिनियो के प्रति अपने प्यार के प्रतीक के रूप में पोर्शिया उसे एक अंगूठी देती है। शी वॉन्ट्स हिम दैट इफ ही पार्ट्स विद द रिंग और लूजेज इट और गिव्स इट अवे, दैट विल बी अ साइन दैट हिज लव फॉर हर इज डेड एंड गिव हर राइट टू रिप्रोच हिम। वह उसे चेतावनी देती है। वार्न करना मतलब चेतावनी देना कि यदि यह अंगूठी वो अपने से अलग कर देता है, खो देता है, छोड़ देता है या कहीं दे देता है, तो ये एक इशारा होगा, संकेत होगा कि उसके लिए उसका प्यार मर चुका है। यानी बेसिनियो का प्यार पोर्शिया के लिए मर चुका है और उसे धिक्कारने का अधिकार मिल जाएगा। राइट टू रिप्रोच हिम, उसके ऊपर चिल्लाने का। द राइट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी एज इट स्टार्ट्स द रिंग एपिसोड वी कम अक्रॉस लेटर इन द प्ले। रिंग कहानी के मुख्य कथानक का एक हिस्सा कैसे बन जाती है? क्योंकि यह रिंग एपिसोड की शुरुआत करती है जिसका सामना हमें नाटक के बाद में मिलता है। मतलब इसके बाद आपको इसका सामना करने को मिलेगा। ये जो रिंग दी जा रही है कि क्या होगा इसका। गिव द मीनिंग ऑफ, लेट इट प्रिसेज द ruin ऑफ योर लव एंड बी माई वांटेज टू एक्सक्लेम ऑन। तो यानी कि कह रहा है कि ये इस बात का सूचक होगा कि प्रेम समाप्त हो गया है और इसके लिए मुझे तुम पर चिल्लाने का अधिकार होगा, आप पर। द गिवन लाइन मीन्स, क्या मतलब है इसका? लेट दैट बी अ साइन दैट योर लव फॉर मी इज डेड एंड इट विल गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्यूज फॉर दैट। कह रही है कि मुझे इसे एक संकेत की तरह रहेगा, ये एक संकेत की तरह रहेगा मेरे लिए कि आपका प्यार मर चुका है अगर अंगूठी खो जाती है, और इससे मुझे इसके लिए आप पर आरोप लगाने का मौका मिलेगा, आपको चिल्लाने का आप पर मौका मिलेगा। हियर पोर्शिया asserts that if Bassanio loses the ring she has given him, it will show the loss of his love for her and will give her right to reproach him। यहाँ पोर्शिया दावा कर रही है ना कि अगर बेसिनियो उस अंगूठी को खो देता है तो यह उसके प्रति प्रेम की हानि दर्शाएगा, यानी कि वह पोर्शिया के प्यार को खो दिया और वह उसे धिक्कारेगी और उसके ऊपर चिल्लाएगी। आफ्टर पोर्शियाज स्पीच, पोर्शिया के भाषण के बाद, व्हाट डज बेसिनियो से इन हिज एक्साइटमेंट, बेसिनियो उत्साह में क्या कहता है, खुशी से। व्हाट एश्योरेंस डज ही गिव टू हर अबाउट द रिंग, और अंगूठी के बारे में वह उसे क्या आश्वासन देता है। आफ्टर पोर्शियाज स्पीच, बेसिनियो इज ओवर पावर्ड विथ इमोशन एंड ही टेल्स पोर्शिया दैट हर लव एंड गुडनेस हैज मेड हिम स्पीचलेस। पोर्शिया के भाषण के बाद बेसिनियो अपनी भावनाओं से क्या हो गया है, बिल्कुल ओवर पावर्ड हो गया है, अभिभूत हो गया है बिल्कुल। और उसने पोर्शिया से कहा है कि उसके प्यार और अच्छाई ने उसे निशब्द कर दिया है, स्पीचलेस कर दिया है। रिगार्डिंग द रिंग, बेसिनियो promises Portia that when the ring leaves his finger, his spirit will flee and his life will leave him। बेसिनियो क्या कह रहा है अंगूठी के संबंध में? बेसिनियो ने पोर्शिया से वादा किया कि जब अंगूठी उसकी उंगली से निकल जाएगी तो उसकी आत्मा भाग जाएगी और इसका जीवन भी छोड़ देगी। मतलब अब अंगूठी में ही उसका जीवन है, अंगूठी में ही उसकी आत्मा है। ही विल पार्ट विद द रिंग ओनली एट हिज डेथ, और मृत्यु ही बस उसको और उस अंगूठी को
अलग कर सकती है कि बाबू मैं कभी नहीं खोऊंगी इसका, है ना। नहीं, बाबू तो यहाँ पे ये है बेबी। एक्सट्रैक्ट 8 है ग्रेशियनो। अब देखो यहाँ पे ग्रेशियनो कह रहा है, माई लॉर्ड बेसिनियो एंड माई जेंटल लेडी, मेरे लॉर्ड बेसिनियो और मेरी नेक मालकिन, आई विश यू ऑल द जॉय दैट यू कैन विश फॉर, आई एम श्योर यू कैन विश नन फ्रॉम मी। मैं आपके लिए कामना करता हूं कि मेरे कोई आपको यह सारी खुशियां मिले जिनकी आप चाहत कर सकते हैं, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इसके अलावा आप मुझसे किसी चीज़ की चाहत नहीं कर सकते। एंड वेन योर ऑनर्स मीन टू सोलमनाइज द बार्गेन ऑफ योर फेथ, आई डू beseech यू इवन एट दैट टाइम आई मे बी मैरिड टू। और कह रहा है कि जिस दिन आपका यह सम्मान आपकी शादी की रस्म में फलित होगा, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि उसी दिन मेरा भी विवाह हो। तो ये तो अभी जीता है, तो अभी इनका भी तो अभी होगा विवाह। तो वो ये कह रहा है कि आपसे ये निवेदन करता हूँ कि उसी दिन मेरा भी विवाह हो, जिस दिन शादी की रस्म हो, है ना, मैं कन्वर्ट हो जो आपने जीता है पोर्शिया को। गिव द कॉन्टेक्स्ट इन विच ग्रेशियनो स्पीक्स दिस वर्ड, वॉट गुड विशेस डज ही गिव टू बेसिनियो। वह रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ बताइए जिसमें ग्रेशियनो ने ये शब्द कहे और बेसिनियो को क्या शुभकामनाएं वो देता है। गुड विशेस मतलब शुभकामनाएं। आफ्टर बेसिनियो सक्सेसफुल सेलेक्शन ऑफ द राइट कैस्केट एंड आफ्टर द स्पीचेस ऑफ पोर्शिया एंड बेसिनियो, नेरिसा ग्रीट्स देम एंड विशेस देम ग्रेट जॉय। देयर आफ्टर ग्रेशियनो स्पीक्स दिस वर्ड। बेसिनियो ने जब सही ताबूत का चुनाव कर लिया और पोर्शिया, और उसके बाद जो है पोर्शिया और बेसिनियो के भाषण के बाद नेरिसा ने उनका स्वागत किया था। किसने स्वागत किया? नेरिसा ने अपने शब्दों से उनका स्वागत किया और उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दी। तो इसके बाद जो है ना, ग्रेशियनो ये बात कहता है नेरिसा के बाद, ग्रेशियनो विशेस पोर्शिया एंड बेसिनियो दैट ऑल जॉय एंड हैप्पीनेस दे डिजायर मे बी शावर्ड अपॉन देम। उनको शुभकामना दे रहा है कि जो खुशी वो चाहते हैं वह उन पर बरसे। वॉट रिक्वेस्ट डज ग्रेशियनो मेक्स टू बेसिनियो। ग्रेशियनो बेसिनियो से क्या रिक्वेस्ट करता है, क्या अनुरोध करता है? रिक्वेस्ट। ग्रेशियनो रिक्वेस्ट बेसिनियो टू ग्रांट हिम अ स्पेशल फेवर। क्या कह रहा है कि एक विशेष अनुग्रह दीजिए हमको, उसका अनुरोध कर रहा है। दैट इज क्या है वो? टू अलाउ हिम टू मैरी एट द सेम टाइम एज दे मैरी, दैट इज पोर्शिया एंड बेसिनियो। यानी कह रहा है कि मेरी भी विवाह उसी दिन हो जाए जिस दिन आपका विवाह हो, यानी पोर्शिया और बेसिनियो आपका जिस दिन विवाह हो उसी दिन हमारी भी शादी हो जाए। वॉट कंडीशन डज बेसिनियो पुट रिगार्डिंग ग्रेशियनोज रिक्वेस्ट। बेसिनियो जो है ग्रेशियनो के अनुरोध के संबंध में क्या शर्त रखता है? ठीक है भाई, मानेंगे, लेकिन क्यों मानेंगे? बेसिनियो गिव्स हिज कंसेंट मोस्ट हार्टिली प्रोवाइडेड ग्रेशियनो कैन गेट अ वाइफ। क्या कह रहा है? बेसिनियो बहुत दिल से अपनी सहमति देता है, कहता है कि पहले तुमको एक पत्नी तो मिल जाए, है ना, मिल तो जाए लड़की, फिर कर लेना उसी दिन शादी। एक्सप्लेन हाउ ग्रेशियनोस फॉर्च्यून टू स्टूड अपॉन द कैस्केट। बताइए कि ग्रेशियनो का भी जो भाग्य है ना वो ताबूतों पर ही टिका हुआ था। कैसे भाई? वाइल बेसिनियो वुड लेडी पोर्शिया, वुड का मतलब है उसको लुभा रहा था, ग्रेशियनो वुड हर लेडी इन वेटिंग नेरिसा। अरे भैया, जबकि बेसिनियो लेडी पोर्शिया को लुभा रहा था, वहीं ग्रेशियनो भी जो है कि अपनी जो है कि वो लेडी इन वेटिंग मतलब जो औरत प्रतीक्षा कर रही है उसको, नेरिसा को भी जो है वो लुभा रहा है। अरे यार ये क्या है भाई, सब लड़की का चक्कर है। हाउ एवर द प्रॉमिस दैट ग्रेशियनो रिसीव्ड फ्रॉम नेरिसा was that Nerissa would love Greciano provided that Bassanio had the good fortune of winning the love of Portia by selecting the right casket। हालांकि जो ग्रेशियनो को नेरिसा से जो वादा मिला था वह था कि नेरिसा ग्रेशियनो से प्यार करेगी, लेकिन शर्त यह है कि बेसिनियो सही ताबूत का चुनाव तो कर ले और चुनाव करके पोर्शिया का प्यार जीत ले, और ये उसकी खुशकिस्मती हो, यानी कि वो जीत लेगा तब इसको भी प्यार मिलेगा नेरिसा का। ये यार 10 ग्रेशियनोस फॉर्च्यून टू स्टूड ऑन द कास्केट। तो बेचारे का भी लग गया, है ना।
तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भैया बेसिनियो सही चुनाव कर लो ताकि तुमको भी तुम्हारा मिल जाए, हमको भी हमारा मिल जाए। बेसिनियो कह रहा है पहले लड़की तो खोज लो, सेम डे पे शादी कर लेना। इसको क्या पता कि लड़की तो इसने ढूंढ ली है। हाउ हैज ग्रेशियनो नेरिसा एपिसोड एडेड ह्यूमर इन टू द स्टोरी इन द सीन। इस दृश्य में ग्रेशियनो और नेरिसा जो हैं, इन्होंने जो है कि कहानी में पूरा वो ह्यूमर यानी कि हास्य जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? बिसाइड्स यानी इसके अलावा ग्रेशियनो नेरिसा प्रपोजल के देयर इज अनदर ऑर्डिनरी कपल इज इन लव। एक और सामान्य जोड़ा प्यार में है। नेम द कपल एंड स्टेट हाउ दे विल बी यूनाइटेड। उनका नाम बताना और ये भी बताओ कैसे वो एक होंगे, एकजुट होंगे। देखो भैया अब कौन बचा है। ग्रेशियनो नेरिसा एपिसोड हैड एडेड ह्यूमर टू द स्टोरी। तो भाई इसने हास्य जोड़ा है। द रोमांस एंड मैरिज ऑफ नेरिसा एंड ग्रेशियनो strengthen the old belief that character in association with nobility are themselves ennobled। इसमें इन दोनों का जो रोमांस है ना और वो विवाह है, वो पुरानी धारणा को मजबूत करता है जिसमें कुलीनता के साथ जुड़े पात्र स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। ग्रेशियनो एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ लव इन द कंपनी ऑफ बेसिनियो। क्या हो रहा है? ग्रेशियनो जो है बेसिनियो की संगति में प्रेम का आनंद अनुभव कर रहा है। नेरिसा being educated by her mistress Portia was able to win gentleman's love। अपनी मालकिन पोर्शिया द्वारा शिक्षित होने के कारण नेरिसा एक सज्जन व्यक्ति का प्यार जीतने में बिल्कुल सक्षम थी। और वो व्यक्ति कौन है? ये आपका ग्रेशियनो है। ग्रेशियनो विथ अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर अराउजेज मच mirth एंड लाफ्टर इन दिस सीन। ग्रेशियनो हास्य की गहरी समझ के साथ दृश्य में बहुत आनंद और हंसी पैदा करता है। अब इसके अलावा किसकी मोहब्बत जाग रही है? लॉरेंजो एंड जेसिका, इनकी मोहब्बत। दे आर यूनाइटेड व्हेन जेसिका elopes with his father शाइलॉक मनी एंड जेवल्स। वे तब एकजुट हो जाते हैं जब जेसिका उसके पिता शाइलॉक के पैसे और गहने लेकर भाग जाती है, निकल जाती है, उसको भगाता है ना घर से। शाइलॉक लूजेस द केस अगेंस्ट एंटोनियो एंड जेसिका गेट्स हाफ ऑफ द शेयर ऑफ शाइलॉक्स वेल्थ। शाइलॉक एंटोनियो के खिलाफ केस हार जाता है और जेसिका को शाइलॉक की आधी संपत्ति मिल जाती है। तो भैया इससे इनका जो है कि मिलन हो गया। ये कपल का नाम भी आ गया, लोरेंजो और जेसिका हैं ये। 9th एक्सट्रैक्ट है और इसमें कौन कह रहा है? कह रही है पोर्शिया। यहाँ पे यॉन्ड है, तो ये एक्सट्रैक्ट तो आपकी बुक में होगा, उसको देख लेना। एक्सट्रैक्ट में भी थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, इतना ज़्यादा टाइप करना पड़ता है। तो पोर्शिया कह रही है देयर आर सम श्रूड कंटेंट इन योर सेम पेपर। तुम्हारे पत्र में कुछ ऐसी अप्रिय बातें लिखी हैं दैट स्टील्स द कलर फ्रॉम बेसिनियोज चिक, जो बेसिनियो के चेहरे की रंगत को चुरा रही है। सम डियर फ्रेंड डेड एल्स नथिंग इन द वर्ल्ड कुड टर्न सो मच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट मैन। कोई प्रिय मित्र मर गया है और सिवाय इसके इस दुनिया में ऐसा क्या हो सकता है जो किसी स्थिर चित्त वाले आदमी के मुखमंडल पर इतना अधिक प्रभाव डाले। वॉट वर्स एंड वर्स, क्या बदतर से बदतर हो सकता है। विथ लीव बेसिनियो आई एम हाफ योर सेल्फ। मुझे बताएं बेसिनियो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। एंड आई मस्ट फ्रीली हैव द हाफ ऑफ एनीथिंग। और यह कागज जो कुछ भी आपके लिए आया है आधा मुझे मिलना ही चाहिए। दैट दिस सेम पेपर ब्रिंग्स यू। तो मुझे भी बताइए कि आखिर क्या है ये। वेयर डज द सीन टेक प्लेस। ये जो दृश्य है ये कहाँ पे घटित हो रहा है? हु ब्रिंग्स द लेटर फ्रॉम एंटोनियो टू बेसिनियो। और यहाँ पर कौन जो है कि पत्र लेकर आ रहा है एंटोनियो से बेसिनियो के पास। द सीन टेक्स प्लेस इन अ रूम इन पोर्शियाज हाउस एट बेलमोंट। ये घटना कहाँ हो रही है? पोर्शिया के घर के अंदर एक कमरे में हो रही है, बेलमोंट में। सैलेरियो ब्रिंग्स द लेटर फ्रॉम एंटोनियो टू बेसिनियो। और ये लेटर कौन लेके आया है? ये पत्र एंटोनियो से लेकर आया है बेसिनियो तक। जो व्यक्ति, उसका नाम है सैलेरियो। हाउ डज पोर्शिया कंक्लूड दैट देयर इज सम बैड न्यूज इन द लेटर। पोर्शिया
कैसे इस बात का निष्कर्ष निकालती है कि पत्र में कुछ बुरी खबर ज़रूर है। वॉट कुड बी द बैड न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द पोर्शिया। और पोर्शिया के अनुसार बुरी खबर क्या हो सकती है। तो पोर्शिया कंक्लूड्स दैट देयर इज सम बैड न्यूज़ इन द लेटर बिकॉज एज सून एज बेसिनियो रीड्स द लेटर हिज फेस टर्न्स पेल एंड हिज बिकम्स ग्रेटली एजिटेटेड। पोर्शिया कैसे निष्कर्ष निकालती है कि उसमें बुरी खबर है, क्योंकि जैसे ही ना बेसिनियो पत्र उठाकर पढ़ता है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह बहुत उत्तेजित हो जाता है, गुस्से में एजिटेटेड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पोर्शिया द बैड न्यूज़ इन द लेटर मस्ट बी अबाउट द लॉस ऑफ समवन लव्ड बाय बेसिनियो। पोर्शिया के अनुसार पत्र के अंदर बुरी खबर क्या हो सकती है कि उसने शायद किसी प्रियजन को खो दिया है। What right does Portia now have to know from Bassanio the content of the letter? पोर्शिया को अब बेसिनियो से पत्र की सामग्री, जो कुछ भी पत्र में लिखा हुआ है, उसको जानने का अधिकार है। तो क्या अधिकार है भैया, कैसे? पोर्शिया begs of Bassanio to tell her cause of his sorrow as she and Bassanio's are one, and she ought to share in everything that happens to him. पोर्शिया क्या कह रही है, देखो पत्नी होने की वो क्या बोलते हैं, वो निभा रही है जिम्मेदारी, उससे विनती कर रही है। बेग करना मतलब विनती करना, गिड़गिड़ाना, कि वह उसे अपने दुख का कारण बताए, क्योंकि वह और बेसिनियो अब एक हैं और उसे उसके लिए होने वाली हर चीज़ में हिस्सा लेना है। हेंस शी आस्क्ड बेसिनियो टू टेल हर व्हाट न्यूज़ दैट लेटर हैज़ ब्रॉट। और इसीलिए वो बेसिनियो से कहती है कि वह पत्र में क्या खबर है वो प्लीज़ मुझे बताओ। Briefly state what Bassanio told Portia about the bond and the destruction of Antonio's cargo ship. संक्षेप में आपको बताना है कि बेसिनियो पोर्शिया को बॉन्ड के बारे में, एंटोनियो के वो जो माल वाले जहाज थे, मालवाहक जहाज, उनके विनाश के बारे में क्या बताता है, बिल्कुल संक्षेप में बताइए आप। Bassanio tells Portia that the letter contains some of the most unwelcome news. क्या है पत्र के अंदर? कुछ सबसे अप्रिय समझदार है, अनवेलकम न्यूज है। He tells Portia that he is deeply indebted to a kind friend. वह बताता है पोर्शिया को कि दयालु मित्र है और वह उसका जो है कि बहुत आभारी है। This friend for his sake agreed to a bond with his worst enemy, a man who hates him. और इसमें हुआ क्या कि यह दोस्त अपनी खातिर अपने सबसे बड़े दुश्मन के एक आदमी जो उससे नफरत करता है, उसके साथ बॉन्ड जो है कि उसने बनाया। दिस फ्रेंड फॉर हिज सेक, यानी कि बेसिनियो के लिए, मतलब एंटोनियो ने क्या किया कि अपने दुश्मन के साथ बॉन्ड साइन अप किया। ही डिड दिस सोनली टू सप्लाई बेसिनियो विद द मनी ही नीडेड टू कम टू बेलमोंट। और यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुआ? बेलमोंट आने के लिए जो पैसे चाहिए थे, उस पैसे को उपलब्ध कराने के लिए हुआ। Bassanio looks upon Antonio's letter as if it is his body and the cruel words of the letter as wound from which blood is gushing out. Bassanio एंटोनियो के पत्र को ऐसे देखता है जैसे ये उसका शरीर हो और उसके पत्र में जो क्रूर शब्द हैं घावों के रूप में दिख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? ब्लड निकल रहा है, गशिंग आउट, बाहर खून निकल रहा है। मतलब ऐसे शब्द लिखे हुए थे उसके अंदर। He then tells that all the ships of Antonio have been wrecked on the dangerous rock. फिर वो बताता है कि एंटोनियो के सारे जहाज खतरनाक चट्टानों पर बर्बाद हो गए हैं। What did Salerio say about the Shylock insistence on the forfeiture of Antonio's bond? अभी तो साला अलग ही रोल चलता है शाइलॉक का। तो यहाँ पे शाइलॉक के एंटोनियो के बॉन्ड को जब्त करने के आग्रह के बारे में सेलेरियो क्या कहता है, मतलब क्या चाहता है शाइलॉक का बॉन्ड के लिए? वॉट हैपन्स टू द बॉन्ड एट द एंड ऑफ द प्ले, और जब प्ले खत्म होता है तो आखिर बॉन्ड का क्या होता है? बॉन्ड में था तो सेलेरियो सेड दैट शाइलॉक वॉज अ ग्रीडी मैन। सेलेरियो क्या कहता है कि शाइलॉक कैसा एक लालची आदमी है, हु कुड डिस्ट्रॉय अनदर मैन फॉर द सेक ऑफ मनी एंड रिवेंज, जो किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ पैसा और बदले के खातिर बर्बाद कर सकता है।
So 20 merchant, the duke and the nobleman could not persuade him to give up his revengeful claim of the bond. इसलिए 20 व्यापारी ड्यूक और रईस उस बॉन्ड के बदले के दावे को छोड़ने के लिए राजी नहीं कर सके। मतलब उसको अपना बदला बॉन्ड चाहिए, एकदम बिल्कुल जिद पे आ गया है। Therefore, even if Antonio had sufficient money, Shiloh could not accept it because his aim was to inflict pain on his enemy, that is Antonio. अगर भले ही एंटोनियो के पास पर्याप्त धन भी होता ना, तो शाइलॉक इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य अपने दुश्मन यानी एंटोनियो को पीड़ा पहुंचाना है। सिर्फ वो उसको क्या देना चाहता है? अपने सभी नफरतों के बदले में दर्द देना चाहता है। उसने भी तो कुछ गलत किया ही था उसके साथ, उसके ऊपर थूकता था, उसको बुरा कहता था। एट द एंड ऑफ द प्ले शाइलॉक लॉस्ट द बॉन्ड एंड हिज डिजायर फॉर रिवेंज recoiled on him and he had to lose his property, his daughter and his religion. नाटक के अंत में हम लोग देखेंगे कि शाइलॉक ने बंधन खो दिया यानी बॉन्ड खो दिया, और बदला लेने की जो उसकी इच्छा है उस पर हावी हो गई थी, वो भी खोया, और अपनी संपत्ति, अपनी बेटी, अपना धर्म, सब कुछ उसको जो है कि खोना पड़ा। यहाँ पे सब कुछ वो बेचारा खो देता है। 10th एक्सट्रैक्ट है और इसमें बोल कौन रहा है? जेसिका। जेसिका क्या कह रही है? When I was with him, I have heard him swear to Tubal and to cuss his countrymen that he would rather have Antonio's flesh than 20 times the value of some. जेसिका क्या कह रही है? जब मैं उनके साथ थी तब मैंने उन्हें ट्यूबल और कस, ट्यूबल उसका दोस्त था, और कस बोलो या चेस बोलो, जो कि उनके ही देश के हैं, उनके सामने कसम खाते हुए सुना कि एंटोनियो को दी गई धनराशि की तुलना में 20 गुना धनराशि मिलने पर भी वो एंटोनियो का मांस लेना पसंद करेगा। सोचो कितना निर्दयी आदमी है कि अगर 20 गुना पैसा भी मिलेगा लेकिन फिर भी वो क्या चाहेगा? एंटोनियो का मांस चाहेगा। दैट ही डिड ओ हिम and I know my lord, if law, authority and power deny not, it will go hard with poor Antonio. और यहाँ वो उसको बता भी रही है, इशारा भी कर रही है। क्या कह रही है? कि मैं जानती हूँ माई लॉर्ड, अगर कानून, प्राधिकारी, शासन शक्ति उन्हें ऐसा करने से मना नहीं कर पाएगी, डिनाई नहीं कर पाएगी, तो यह सब बेचारे एंटोनियो के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मतलब वो मांस लेके ही मानेगा। Who are Tubal and Cuss? What did Jessica hear Shylock swear to Tubal and Cuss about the bond? Cuss, चस, जो बोलना है भाई तुम बोल लेना, ठीक है। ट्यूबल और चस कौन है? या कस, वो चस बोलते हैं, चस कौन है? जेसिका ने शाइलॉक को ट्यूबल और चस से बंधन के बारे में क्या शपथ लेते हुए सुना? तो क्या शाइलॉक शपथ लेता है, स्वेयर करता है? ट्यूबल एंड चस आर टू जेविश फ्रेंड ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक के 2 यहूदी दोस्त हैं, ये आपका चस और ट्यूबल। व्हेन जेसिका वॉज एट होम, जेसिका घर पे रहती है, शी हैड, जब भागने से पहले जब वो घर पे रहती है, शी हैड हर्ड शाइलॉक वेयरिंग टू ट्यूबल एंड चस दैट ही विल हैव द पेनल्टी कैरिड आउट एंड दैट अ पाउंड एंटोनियोज फ्लैश वुड गिव हिम मोर प्लेजर दैन टू बी पेड द डेप 20 times ओवर। जब जेसिका घर पर थी ना, तो उसने शाइलॉक को सुना था ट्यूबल और चस के सामने कसम खाते हुए कि वह जुर्माना लगवाएगा और एंटोनियो के मांस का 1 पाउंड उसे कर्ज के 20 गुना चुकाने से ज़्यादा खुशी देगा। 20 टाइम्स में मतलब देने को तैयार होगा, तब नहीं, क्या चाहिए? बस उसका फ्लैश चाहिए। वॉट कुड द ड्यूक, लॉ एंड इन्फ्लुएंशियल सिटीजन्स डू टू प्रिवेंट शाइलॉक फ्रॉम टेकिंग हिज क्रूअल फॉर फ्यूचर? शाइलॉक की उसकी क्रूर जब्ती लेने से रोकने के लिए ड्यूक, कानून और प्रभावशाली जो नागरिक होते हैं वो क्या करते हैं आखिर? द ड्यूक, लॉ एंड इन्फ्लुएंशियल सिटीजन वुड यूज ऑल देयर पावर ऑफ परसुएशन टू प्रिवेंट शाइलॉक फ्रॉम टेकिंग हिज क्रूअल फॉर फ्यूचर। ये सब के सब उसकी क्रूर जब्ती लेने से रोकने के लिए जो है अनुनय की अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कुछ भी मतलब उनके पास शक्ति रहती है वो सारा शक्ति प्रयोग करते हैं। ड्यूक भी, कानून भी, और साथ ही साथ जो नागरिक रहते हैं बड़े प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली नागरिक, वो सब कोशिश करते हैं कि जो जब्ती का उसका ज़बरदस्ती है वो ना करे,
लेकिन कोई मना तो पाता नहीं है उसको। वॉट इज द डेंजर इफ द फोरफीचर इज डिनाइड टू शाइलॉक एज पर द टर्म्स ऑफ बॉन्ड। यदि शाइलॉक को बॉन्ड की शर्तों के अनुसार जब्ती से इनकार कर दिया जाता है तो क्या खतरा है। इफ द फोरफीचर इज डिनाइड टू शाइलॉक एज पर टर्म्स ऑफ द बॉन्ड, देयर वॉज द डेंजर ऑफ शाइलॉक टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द सिटी गवर्नर एंड कॉल इन क्वेश्चन द इक्वलिटी ऑफ राइट ऑफ फॉरेनर विद द सिटीजन ऑफ वेनिस। यदि बॉन्ड की शर्तों के अनुसार शाइलॉक को जब्ती से इनकार कर दिया जाता है कि नहीं तुम जब्त नहीं करोगे, फोरफीचर नहीं करोगे, तो शाइलॉक द्वारा शहर के गवर्नरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और वेनिस के नागरिकों के साथ विदेशियों के अधिकार की जो समानता है उस पर सवाल उठाने का खतरा था। मतलब ये होगा ना कि भाई विदेशी नागरिकों के साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, अंतर किया जा रहा है, तो वो सवाल उठाएगा गवर्नर्स वगैरह के खिलाफ। दस देयर वॉज द डेंजर ऑफ शाइलॉक ब्रिंगिंग डिस्क्रेडिट टू द बिजनेस इन द वेनिस। और इस प्रकार शाइलॉक क्या करेगा, वेनिस में जो व्यापार हो रहा है उसको बिल्कुल बदनाम कर देगा। डिस्क्रेडिट कर देना मतलब बदनाम कर देगा, खराब कर देगा। वॉट डज पोर्शिया ऑफर टू डू इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टू शाइलॉक इन कैश। शाइलॉक को नगद भुगतान के मामले में पोर्शिया क्या करने का पेश करती है, क्या पेशकश रखती है। इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टू शाइलॉक इन कैश, पोर्शिया ऑफर्स टू पे हिम डबल द अमाउंट। जुर्माने के लिए क्या कह रही है शाइलॉक को नगद भुगतान के मामले में कि ले जाओ दोगुनी राशि उसको दे दो। देन शी सेज टू गिव हिम डबल ऑफ 6,000 एंड देन 3 times ऑफ दैट। अरे भाई क्या कह रही है, फिर वो कहती है कि उसे 6,000 का 2 गुना और फिर उसका 3 गुना दे दो। लेटर शी सेज दैट शी विल गिव हिम एनफ गोल्ड टू पे द डेब्ट 20 times ओवर। बाद में कहती है कि 20 गुना अधिक कर चुकाने के लिए पर्याप्त सोना देगी। अरे भैया ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी कहानियों में बस। वॉट डज एंटोनियोज लेटर स्टेट अबाउट हिज लास्ट विश। एंटोनियो का पत्र उसकी अंतिम इच्छा के बारे में क्या बताता है। वॉट डज हिज लास्ट विश शो अबाउट हिज कैरेक्टर। और उसकी अंतिम इच्छा उसके चरित्र के बारे में क्या बताती है, कुछ कह रहा होगा। देखो भाई क्या कहा उसने, अंतिम इच्छा क्या है उसकी। सिंस द पेमेंट ऑफ द पेनाल्टी मीन्स हिज डेथ। जुर्माने की राशि क्या है भैया, जुर्माने का भुगतान उसकी मृत्यु है। अरे भैया कलेजा निकाल के देगा, दिल निकाल के देगा तो मर ही जाएगा। एंटोनियोज लास्ट विश इज टू सी बेसिनियो बिफोर ही डाइज। वो बेसिनियो को देखना चाहता है मरने से पहले। ही सेज दैट इट विल कैंसिल ऑल बॉन्ड्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन बेसिनियो एंड हिम। उसका कहना है कि बेसिनियो और उसके बीच सभी बंधन और दायित्व को वो रद्द कर दिए जाएंगे। हाउएवर ही एड्स दैट बेसिनियो शुड डू एज ही विशेस एंड शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू एंटोनियोज वेलफेयर। हालांकि वह कहता है कि बेसिनियो को वही करना चाहिए जो वह चाहता है और एंटोनियो के वेलफेयर यानी उसके कल्याण के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यानी कि वो पोर्शिया को लुभाने की कोशिश करे, इधर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंटोनियोज लास्ट विश शोज हिज अफेक्शन फॉर बेसिनियो एंड दैट ही लिव्स ओनली फॉर हिम। और जो अंतिम इच्छा है एंटोनियो की क्या दर्शा रही है, प्यार दर्शा रही है जो बेसिनियो के प्रति एंटोनियो के दिल के अंदर है कि वो केवल उसी के लिए जीता है। मरने के टाइम भी बर्बादी के टाइम भी सोचो, वो यही बात अपने दोस्त के लिए कह रहा है। एक्सट्रैक्ट नंबर 11 है और इसमें बात कौन करेगा, पोर्शिया। पोर्शिया कह रही है फर्स्ट गो विथ मी टू चर्च एंड कॉल मी वाइफ। सबसे पहले क्या करिए, पहले मेरे साथ शादी के लिए चर्च चलिए और मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करिए। एंड देन अवे टू वेनिस टू योर फ्रेंड। और फिर उसके बाद अपने दोस्त के पास वेनिस हम लोग जा सकते हैं। फॉर नेवर शैल यू लाई बाई पोर्शिया साइड। क्या कह रही है कि अशांत आत्मा के साथ आपको पोर्शिया के साथ कभी नहीं रहना होगा। विथ एन अनक्वेस्ट सोल मतलब अशांत आत्मा के साथ, यानी आपकी आत्मा इस समय कैसी है, पीड़ा में है, अशांति में है। एंटोनियो का पत्र पढ़ने के बाद यू शैल हैव गोल्ड टू पे द पेटी डेब्ट 20 times ओवर। जाते समय आपके पास भुगतान के लिए इतना सोना होगा कि आप तुच्छ ऋण का 20 गुना तक चुका सकते हैं। व्हेन इट इज पेड ब्रिंग योर ट्रू फ्रेंड अलोंग। और जब चुका दीजिएगा, भुगतान कर दीजिएगा कर्ज का, तो अपने साथ अपने सच्चे दोस्त को भी लाइएगा। माई मेड नेरिसा एंड माई सेल्फ मीन टाइम
विल लीव एज मेड्स एंड विडोज। अरे रे 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 रे, क्या लफ्ज है यहाँ पे। आइए चलें इस दौरान मेरी साथी जो नेरिसा है, सहचरणी जिसको बोलते हैं हिंदी में, नौकरानी, और खुद में अविवाहितों और विधवाओं की तरह जीवित रहेंगे। अविवाहित और विधवाओं की तरह। अरे रे रे, कौन इतना मतलब वो क्या कह सकते हैं, एश्योरिटी दे सकता है भाई। अपने यहाँ तो कोई एश्योरिटी देने वाला है नहीं, इतनी एश्योरिटी आज के ज़माने में कहाँ कोई देता है। यहाँ तो पता चले व्हाट्सएप का भी जो है वो पासवर्ड लगा रहेगा उसके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर पोर्शिया सीक्रेट प्लान इन सेंडिंग बेसिनियो टू वेनिस। पोर्शिया बेसिनियो को पैसे देती है, बेसिनियो को वेनिस भेजने में पोर्शिया की गुप्त योजनाएं क्या है। सीक्रेट प्लान किसका, पोर्शिया का। अच्छा, कुछ सीक्रेट प्लान है, देखते हैं। पोर्शिया गिव्स मनी टू बेसिनियो एंड सेंड्स हिम टू रेस्क्यू एंटोनियो। पोर्शिया क्या करती है, बेसिनियो को पैसे देती है और एंटोनियो को बचाने के लिए भेजती है। शी मेक्स अ प्लान टू डिस्गाइज हर सेल्फ एज अ लॉयर एंड नेरिसा एज हर असिस्टेंट्स एंड देन गो टू वेनिस टू रेस्क्यू एंटिनो फ्रॉम द क्लचेज ऑफ शाइलॉक। एंटोनियो फ्रॉम द क्लचेज ऑफ शाइलॉक। वह खुद को एक वकील और नेरिसा को उसके सहायक के रूप में छिपाने की योजना बनाती है, मतलब कि डिस्गाइज हो जाए, मतलब कि भेस बदल के जाने की, और एंटोनियो को शाइलॉक के चंगुल से छुड़ाने के लिए वेनिस जाती है। गिव द मीनिंग ऑफ कॉल मी वाइफ। मुझे पत्नी कहो, विथ एन अनक्विट सोल, यानी एक अशांत आत्मा के साथ। कॉल मी वाइफ का मतलब होता है मेक मी योर वाइफ, गेट मैरिड टू मी। मुझे अपनी पत्नी बना लो, मुझसे शादी कर लो। और विथ एन अनक्वाइट सोल का मतलब होता है विथ अ डिस्टर्ब्ड क्राइफ स्ट्रिकन माइंड, यानी अशांत दुखी मन के साथ। What is Bassanio supposed to do as far as Antonio's forfeiture of the bond is concerned? जहां तक कि एंटोनियो के बॉन्ड को जब्त करने का सवाल है तो बेसिनियो को क्या करना चाहिए। बेसिनियो was supposed to go to Venice and offer double the amount of bond to Shylock and cancel the bond. तो बेसिनियो को वेनिस जाकर शाइलॉक को बॉन्ड की दोगुनी राशि की पेशकश करनी थी और बॉन्ड रद्द करना था। If he did not agree to that, Bassanio is to offer him double of 6,000 ducat or 3 times that amount or even 20 times over the bond amount. यदि वह इस बात की सहमत से नहीं होता कि बेसिनियो उसे 6,000 डुकेट दुगना या उस राशि का 3 गुना, यहाँ तक कि बॉन्ड राशि का 20 गुना देने का पेशकश करेगा। नहीं मानेगा अगर 2 गुने से, तो 6,000 का 2 गुना और फिर या उस राशि का 3 गुना, इतना देगा उसको। What would Portia and Nerissa supposed to be doing in Belmont after their husbands leave for Venice? पोर्शिया और नेरिसा अपने पतियों के वेनिस चले जाने के बाद बेलमोंट में क्या कर रही होंगी। What did they really do? और सच्चाई में वो करती क्या है, वास्तव में वो क्या किया उन लोगों ने। Portia and Nerissa were to stay in Belmont as spinster or widows after their husband leave for Venice. पोर्शिया और नेरिसा अपने पतियों के वेनिस चले जाने के बाद बेलमोंट में विधवा के रूप में रहेंगे। स्पिंस्टर्स यानी जिनका शादी नहीं हुआ, बैचलर वो युवतियाँ, या फिर विधवाओं की तरह रहेंगी। बट इन फैक्ट दे डिड नॉट डू सो, लेकिन असल में वो ऐसा करती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पोर्शिया एंड नेरिसा वेंट टू वेनिस इन डिसगाइज ऑफ लॉयर एंड हर असिस्टेंट रिस्पेक्टिवली एंड प्लेड अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन सेविंग एंटोनियो फ्रॉम क्लचेज ऑफ शाइलॉक। असल में पोर्शिया और नेरिसा एक वकील और एक सहायक और उसके सहायक के रूप में उसके भेस में वेनिस जाते हैं और एंटोनियो को शाइलॉक के चंगुल से बचाने के लिए एक रचनात्मक भूमिका ये निभाते हैं। कंस्ट्रक्टिव रोल यानी रचनात्मक भूमिका। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस सीन फॉर द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टोरी लाइन। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए यह दृश्य कितना महत्वपूर्ण है। After the choice of the casket by Bassanio, Portia takes over the leadership in the play. बेसिनियो द्वारा जब ताबूत का चुनाव कर लिया जाता है उसके बाद पोर्शिया जो है कि नाटक में जो है ना लीडरशिप संभाल ली है, यानी नेतृत्व कर रही है अब इसमें। What are your views on this statement? इस कथन के ऊपर आपका क्या विचार है, क्या आपके व्यूज हैं। This scene is important for the forward movement of the storyline.
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दृश्य कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। इट कंप्लीट द कैस्केट स्टोरी एंड ब्रिंग्स इट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द अदर स्टोरीज। यहाँ पे जो संदूक वाली जो कहानी है वो खत्म होती है और दूसरी कहानियां फिर जुड़ती हैं। द बॉन्ड स्टोरी एंटोनियो वाली, जेसिका लोरेंजो की लव स्टोरी एंड द रिंग स्टोरी, और फिर अंगूठी वाली कहानी जुड़ती है। द रिंग स्टोरी बिगिंस इन दिस सीन। अब यहाँ पे इस दृश्य में क्या होगा, इसके बाद वो जो अंगूठी वाली कहानी है वो शुरू होगी। द बॉन्ड स्टोरी इज रिवील्ड थ्रू एंटोनियोज लेटर एंड बेसनियोज रिटर्न टू वेनिस। बंधन की कहानी क्या है, ये क्या बोलते हैं कि ये जो कहानी है इसकी, द बॉन्ड स्टोरी इज रिवील्ड, रिंग की कहानी इसी सीन से शुरू होती है और बॉन्ड की कहानी को एंटोनियो के पत्र और बेसनियो के रिटर्न से दिखाया जाता है। इट इज़ ट्रू दैट आफ्टर द चॉइस ऑफ कैस्केट बाई बेसनियो, पोर्शिया टेक्स ओवर द लीडरशिप इन द प्ले। और ये बात सच है कि बेसनियो जब सही ताबूत का चुनाव कर लेता है तो पोर्शिया ही इसमें लीडरशिप कर रही है, वही नेतृत्व संभाल रही है। When एंटोनियो इज इन ट्रबल, जब एंटोनियो परेशानी में है, शी ऑफर्स बेसिनियो 20 टाइम्स द बॉन्ड अमाउंट टू सेव एंटोनियो। 20 गुना अधिक राशि की पेशकश करती है बचाने के लिए एंटोनियो को। शी हर सेल्फ डन्स एंड द गाइज ऑफ अ लॉयर एंड यूजिंग अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मर्सी एंड जस्टिस सेव्स एंटोनियो। वह स्वयं एक वकील का भेष धारण करती है और दया तथा न्याय के उत्तम मिश्रण का प्रयोग करके एंटोनियो को बचाती है। Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.